नाम है। लेप्रोसी को सोशल डिजीज भी कहा जाता है। लेप्रोसी को हम लोग सोशल डिजीज के नाम से जानते हैं। सोशल डिजीज क्यों? क्योंकि अगर ऐसा पुराने जमाने से चला आ रहा है कि अगर किसी को लेप्रोसी हो जाती है, जिसको कोढ़ कहते हैं ना, हिंदी में कुष्ठ रोग कहते हैं। कुष्ठ रोग। अगर किसी को लेप्रोसी हो जाती है तो आमतौर से जो कम्युनिटी है वो उससे दूरी बना लेती है। लोग उससे दूर रहना पसंद करते हैं, उसके पास बैठना नहीं चाहते। इसी बुनियाद पे इसको सोशल डिजीज भी कहा जाता है। एक टर्म और ये माना जाता है कि सबसे पहले इस डिजीज का डिस्क्रिप्शन या जिस शख्स ने इसको डिस्क्राइब किया था, उसी के नाम पे इसका नाम रखा गया, हैंसेंस डिजीज। इसको कहा जाता है हैंसेंस डिजीज, लेप्रोसी को। और लेप्रोसी इज प्रोबेबली द ओल्डेस्ट डिजीज नोन टू मैनकाइंड। ये माना जाता है कि सबसे ओल्डेस्ट डिजीज है ह्यूमंस के लिए। सबसे पुरानी डिजीज अगर कोई है तो वो लेप्रोसी ही है। ना, इट इज द ओल्डेस्ट डिजीज नोन टू ह्यूमन काइंड ना। इंसान के लिए सबसे पुरानी डिजीज अगर कोई है तो वो लेप्रोसी ही होती है। अब लेप्रोसी वैसे तो पूरे सिस्टम को ही अफेक्ट करती है, ह्यूमन बॉडी में जो जितने भी सेंटेंस है, लेकिन कॉमनली लेप्रोसी जो है वो अफेक्ट करती है किसको? आमतौर से ये पेरिफेरल नर्व्स को अफेक्ट करती है ना। पेरिफेरल नर्व को ये सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है और उसी से इसके क्लिनिकल सिम्टम्स भी मिलते हैं। तो लेप्रोसी के बारे में ना, क्रोनिक इन्फेक्शन डिजीज कॉजेटिव एजेंट, जैसे हर डिजीज का हम लोग पढ़ते आए हैं, तो लेप्रोसी का भी कोई कॉजेटिव एजेंट होता होगा माइकोबैक्टीरियम लैक्टे। ना। ये इसका कॉजेटिव एजेंट है। एसिड फास्ट बैसिलाई है, ये भी एसिड फास्ट बैसिलाई है। जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस था एसिड फास्ट बैसिलाई, उसकी स्टेनिंग किससे करते थे हम? जील नील्सन स्टेनिंग से। तो सेम स्टेनिंग इसकी भी होती है। एसिड फास्ट बैसिलाई है तो स्टेनिंग किससे होगी? जील नील्सन से होगी, ठीक है। तो मेनली जो ये अफेक्ट करता है पेरिफेरल नर्व्स को, इट मेनली अफेक्ट्स पेरिफेरल नर्व। और पेरिफेरल नर्व में सबसे कॉमनली कौन सी नर्व है जो अफेक्ट होती है? इसमें भी अल्नर नर्व। मोस्ट कॉमनली अल्नर नर्व। एंड सेकंड नंबर पे जो आती है, सेकंड मोस्ट कॉमन इज मीडियन नर्व। ये दो नर्व है जिसको बहुत सबसे कॉमनली ये अफेक्ट करती है लेप्रोसी। ठीक। ये तो हो गया लेप्रोसी के बारे में थोड़ा सा। क्रोनिक इन्फेक्शन डिजीज काज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम लेप्टी मेनली अफेक्ट्स पेरिफेरल नर्व। और पेरिफेरल नर्व में सबसे कॉमनली जो है वो अल्नर नर्व को अफेक्ट करती है, और सेकंड नंबर पे मीडियन नर्व। अच्छा, अल्नर नर्व के बारे में, अल्नर नर्व जहां से क्रॉस होती है ना, अगर हम एल्बो पे देखें अल्नर नर्व, तो आप लोगों ने फील किया होगा एक चीज, कभी कभी जब किसी शार्प ऑब्जेक्ट से या कहीं पे टर्न होता है, वहां पे अगर हमारा एल्बो टच होता है तो सेंसेशन बहुत तेज है ना, अचानक से वहां पे हाइपरस्थीसिया डेवलप हो जाता है पहले तो। तो इसी बुनियाद पे एक बार मेरे ख्याल से 2016, हाँ 2016 या 14 का कोई पेपर होगा वहाँ का, अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखे होंगे NIUM के, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन आया था, फनी बोन किसे कहते हैं? फनी बोन। और फनी बोन कोई बोन नहीं, यही अल्नर नर्व है, इसी को कहा जाता है। वही किसी कार्नर पे अगर अचानक से हल्का सा भी ये टच हो जाए तो सेंसेशन बढ़ जाते हैं ना, एक अजीब सी फीलिंग आती है उस वक्त। तो इसी बुनियाद पे इसको फनी बोन भी कहा जाता है, अल्नर नर्व को। मोस्ट कॉमनली लेप्रोसी में यही नर्व इन्वॉल्व होती है। अब क्लिनिकली कैसे हम लेप्रोसी को डायग्नोज करते हैं ना, कुछ कार्डिनल फीचर्स होते हैं हर डिजीज की, इसके भी कुछ स्पेसिफिक कार्डिनल फीचर्स हैं। सबसे पहली चीज, जब कोई नर्व का इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें, अलोंग द नर्व रूट, एक तो सेंसेशन चले जाएंगे, नर्व जो होगी वो ठीक हो जाएगी, और वहां पे पिगमेंटेशन हो जाएगा। अब पिगमेंटेशन में यहाँ पे देखिए हाइपो पिगमेंटेड पैच लिखा है, लेकिन हाइपर पिगमेंटेड भी मिलेंगे। हाइपर पिगमेंटेड। इसके अलावा
क्योंकि पेरिफेरल नर्व है, जहां जहां वो सप्लाई कर रही है, जिस नर्व को इसने इन्वॉल्व किया है, तो उसका या तो पूरी तरीके से उसका सेंसेशन खत्म हो जाएगा, या इनकम्प्लीट है ना, पार्शियल जिसको हम कहते हैं। तो पार्शियल हो सकता है, या कंप्लीट लॉस ऑफ क्यूटेनियस सेंसेशन इन द अफेक्टेड एरिया। इसके अलावा जिस नर्व का इन्वॉल्वमेंट होगा वो थिक हो जाएगी, वो थिक हो जाएगी। और उसके बाद अगर वहां से जो पैच है वहां से अगर हम स्मीयर बनाए, या नोज से थोड़ा सा स्क्रैपिंग करके उसका स्मीयर बनाए, तो वहां पे एसिड फास्ट बैसिलाई यानी माइकोबैक्टीरियम लेप्री जो है, ये अगर उस स्मीयर में हमें मौजूद मिल रहा है, तो ये दीज आर द कार्डिनल फीचर्स। इसी कार्डिनल फीचर पे लेप्रोसी को डायग्नोस किया जाता है। ठीक, ये इसके कार्डिनल फीचर्स हैं। अब इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ लेप्रोसी ना, स्पेसिफिक है इसका ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। सबसे कॉमन जो इसका ट्रांसमिशन का मोड है वो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। इसके अलावा बहुत सारे दिए हुए होंगे, लेकिन मोस्ट कॉमनली ड्रॉपलेट है। कांटेक्ट ट्रांसमिशन भी है, डायरेक्ट स्किन टू स्किन कांटेक्ट भी होता है, खास तौर से जहाँ पे पैचेस हैं ऑलरेडी, जो है स्किन लीजन मौजूद है। अगर ऐसे पेशेंट किसी दूसरे से टच हो रहा है तो हो सकता है। इसीलिए सोशल डिग्री लोग दूरी बना के इसीलिए रखते हैं, क्योंकि कहते हैं ना छुआछूत की बीमारी है ये, छूने से फैलती है। तो टच हो रहे हैं तो उससे भी ये डिजीज जो है वो ट्रांसमिट होती है। इसके अलावा लेप्रोमेटस मदर, अभी लेप्रोसी की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो वहां पे एक टर्म आएगा लेप्रोमेटस का भी। तो लेप्रोमेटस मदर है अगर, तो उसके ब्रेस्ट मिल्क से चाइल्ड को भी ट्रांसफर हो सकती है। ट्रांसप्लेसेंटल जिसको हम वर्टिकल कहते हैं। इवन सम इंसेक्ट्स हैं जो ट्रांसमिट कर सकते हैं। और टैटूइंग नीडल है ना, टैटूइंग के जरिए ये सब जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट ये पहला और दूसरा है ना। तो मोस्ट कॉमनली जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका है दैट इज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। सेकेंड नंबर पे कांटेक्ट ट्रांसमिशन, इसको याद रखिएगा। अब इसका कुछ और चीजें हैं, लाइक इसकी पहले क्लासिफिकेशन देख लीजिए, क्योंकि बार बार इनका जिक्र आता है। तीन तरीके से इसको क्लासिफाई अलग अलग जगहों पे किया गया। इंडियन क्लासिफिकेशन अलग है, मैड्रिड क्लासिफिकेशन है, और एक रिडले जॉपलिन क्लासिफिकेशन है। थोड़ा सा इंडियन क्लासिफिकेशन को ध्यान में रखिएगा, इसी के बारे में ज्यादा पढ़ना है। इंडिटर्मिनेट टाइप है, ट्यूबरकुलाइड है, बॉर्डरलाइन लेप्रोमेटस, और एक प्योर न्यूराइटिक टाइप है। ये पांच किस्म की हैं, और मैड्रिड में प्योर न्यूराइटिक नहीं है। यहाँ पे प्योर न्यूराइटिक एब्सेंट है, बाकी चीजें सेम है। मैड्रिड और इंडियन क्लासिफिकेशन में आप डिफरेंस आप दोनों को मत याद करिए। आप सिर्फ ये याद कर लीजिए कि मैड्रिड में जो चीज है वही इंडियन में भी है। हाँ, इंडियन में एक एक्स्ट्रा है, दैट इज प्योर न्यूराइटिक टाइप। ठीक। अब रिडले जॉपलिन क्लासिफिकेशन थोड़ी सी अलग है ना। ट्यूबरकुलाइड टाइप है, बॉर्डरलाइन ट्यूबरकुलाइड है, बॉर्डरलाइन बॉर्डरलाइन लेप्रोमेटस एंड लेप्रोमेटस लेप्रोसी। अगर यहाँ से हम देखें रिडले जॉपलिन क्लासिफिकेशन से देखें, तो यहाँ पे अगर कोई पूछे कि सबसे खतरनाक टाइप की कौन सी होती है, तो ये लास्ट की दो, बॉर्डरलाइन लेप्रोमेटस एंड लेप्रोमेटस लेप्रोसी। और इंडियन क्लासिफिकेशन में जो होती है वो बॉर्डरलाइन लेप्रोसी एंड लेप्रोमेटस लेप्रोसी। ये सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है डिजीज ट्रांसमिशन के उस पे, अगर देखा जाए कि मतलब कौन से पेशेंट हैं लेप्रोसी को जो डिजीज को ट्रांसमिट करते हैं, तो मोस्टली जो बॉर्डर लाइन और लेप्रोमेटस यही इन्फेक्शन होते हैं जो इन्फेक्शन को ट्रांसमिट करते हैं। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या होगा इसका, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, तो आम तौर से जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है वो होते हैं मल्टी बैसिलरी केसेस। अभी दो टर्म बार बार आएंगे, एक आएगा पॉसी बैसिलरी, एक आता है मल्टी बैसिलरी। अब इनको ना कई तरीके से क्लासिफाई किया गया। एक तो बैक्टीरियल इंडेक्स, यानी प्रेजेंस ऑफ माइकोबैक्टीरियम लेप्री कितना ज्यादा प्रेजेंट है उसके हिसाब से उसकी इंडेक्सिंग की जाती है। तो बैक्टीरियल इंडेक्स की बुनियाद पे भी इसको मल्टीबैसिलरी और पॉलीबैसिलरी में क्लासिफाई करते हैं। या फिर स्किन लीजन अगर है, स्किन लीजन है, यानी जो पैच मिल रहे थे, कितने पैच पाए जा रहे हैं, उसकी बुनियाद पे भी इसको क्लासिफाई करते हैं। तो मल्टीबैसिलरी में, यानी मल्टीबैसिलरी मतलब क्या, ज्यादा कोई चीज है ना। तो यहाँ पे अगर मल्टीबैसिलरी की बात करें तो बैक्टीरियल इंडेक्स अगर देखेंगे तो मोर देन 2 होना चाहिए। और मोर देन 6 जो है वो स्किन लीजन होना चाहिए। स्किन लीजन यानी पैचेज, अगर ये मौजूद है तो वो मल्टीबैसिलरी में आता है। इससे कम है तो पॉलीबैसिलरी में। तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन मेनली जो होता है वो मल्टीबैसिलरी केसेस होते हैं। मल्टी बैसिलरी केसेस, और इंडियन क्लासिफिकेशन में आप आएंगे तो मल्टी बैसिलरी केसेस जो होते हैं वो बॉर्डर लाइन और लेप्रोमेटस में होते हैं। बॉर्डर लाइन एंड लेप्रोमेटस, ये जो है ये मल्टी बैसिलरी केसेस में आते हैं, है ना। ये सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कहा जाता है कि यही है जो
डिजीज को ट्रांसमिट करते हैं। और लेप्रोसी जो है ना वो बहुत हाईली इंफेक्शस है, लेकिन पैथोजेनिसिटी इसकी बहुत कम है। जितना ज्यादा ये इंफेक्शस है, इसकी पैथोजेनिसिटी बहुत कम है ना। केसेस ट्रांसमिट कहाँ से होंगे? सिर्फ बॉर्डर लाइन और लेप्रोमेटस केसेस से। यहीं से इसका ट्रांसमिशन होगा, यही जो है मेन सोर्स ऑफ इंफेक्शन है। पोर्टल ऑफ एग्जिट यानी जो माइकोबैक्टीरियम है वो कहाँ से जो है वो ट्रांसमिट होगा, उसका रूट क्या है, एक तरीके से जिसको हम रूट कहते हैं, दैट इज पोर्टल ऑफ एग्जिट। कहाँ से वो, कोई केस है तो उसकी बॉडी के किस पार्ट से वो निकलेगा दूसरों तक पहुंचने के लिए। तो पोर्टल ऑफ एग्जिट इसका क्या होगा? मोस्टली नोज जो होगा। इसका, हाँ नोज, इसका जो पोर्टल ऑफ एग्जिट है सबसे कॉमन वो होता है नोज। और नोज में जो ये लेप्रोमेटस लेप्रोसी के केसेस होते हैं सबसे ज्यादा जो है माइकोबैक्टीरियम लेप्री होते अगर कहीं पे हैं इनकी बॉडी में तो वो नोज में ही होते हैं। और वाया कैसे कैसे फैलेंगे? वाया जो होता है ना एक रूट जो हम कहते हैं वाया, तो वाया अगर नोज की बात आप करिए तो नोज से कैसे फैलेगा? दो तीन चीजें हैं, ये तो स्नीजिंग या ब्लोइंग आउट। ठंड आ गई है, हर कोई ब्लो करेगा ना, ब्लोइंग आउट नोज। उर्दू में क्या कहेंगे इसको, ब्लोइंग आउट को? हाँ जो भी है, सुड़कना या कुछ इस तरीके से कहेंगे ना। तो दो टर्म है, यही नोज के जरिए ऐसे ही फैल सकता है ना। या फिर लाइक अगर किसी को स्किन पैच है, ये तो इसका पोर्टल ऑफ एग्जिट, मेजर पोर्टल ऑफ एग्जिट जो है वो नोज है। और किस तरीके से फैलता है? स्नीजिंग या ब्लोइंग आउट नोज। इसके अलावा अगर कोई अल्सरेटेड पैच है वहीं पे उसकी बॉडी में, मान लीजिए पैचेस थे, वो क्या कर गए? अल्सरेट कर गए, या स्किन जो है वो ब्रेक कर गई ना, ब्रोकन स्किन, यहाँ से भी जो है जो बैक्टीरिया है वो ट्रांसमिट हो सकता है, बट ये रेयर केसेस है। ये इतना फ्रीक्वेंट नहीं जितना फ्रीक्वेंट क्या नोज है, पोर्टल ऑफ एग्जिट। अब इसकी इन्फेक्टिविटी क्या होती है? इन्फेक्टिविटी मतलब मैंने कहा ना, ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड देखिए 3 to 5 years का है। इन्फेक्टिविटी, इंक्यूबेशन पीरियड बहुत लंबा होता है, 3 से 5 साल का है। इसकी जो इन्फेक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा है, हाईली इन्फेक्शस है, लेकिन पैथोजेनिसिटी कम। उस हिसाब से अगर देखा जाए कि डिजीज, चलिए इन्फेक्शस तो है, लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है, लेकिन एक तो डिजीज जो कितने लोगों में हो रही है ये मैटर करती है, और उससे कितनी मोर्टेलिटी हो रही, मोर्टेलिटी बहुत कम है। लेप्रोसी जो है प्रिवेलेंस इसका बहुत ज्यादा आपको मिल जाएगा, बट इसकी मोर्टेलिटी जो है वो बहुत कम, इसीलिए कहा जाता है बट ऑफ लो पैथोजेनिसिटी इन्फेक्टिविटी। और दूसरी चीज, क्योंकि अब इसका ट्रीटमेंट भी हो रहा है, तो कहा जाता है कि जो इन्फेक्शस पर्सन है या इन्फेक्शस पेशेंट है उनको हम नॉन इन्फेक्शस बना सकते हैं। कैसे? बाय ट्रीटमेंट। और ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? मान लीजिए हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं किससे? डेप्सोन से। डेप्सोन से, अगर डेप्सोन से ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो 90 डेज में जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको नॉन इन्फेक्शस किया जा सकता है, वो नॉन इन्फेक्शस हो जाएगा अगर कंटिन्यूअस 90 डेज तक वो डेप्सोन थेरेपी ले रहा है तो। ठीक। या फिर अगर हम रिफाम्पिसिन दे रहे हैं उसे, रिफाम्पिसिन, तो 3 वीक्स यानी 21 डेज में, 21 डेज में या 3 वीक्स कह लीजिए, 3 हफ्ते में वो पर्सन जो हो जाएगा वो नॉन इन्फेक्शस हो जाएगा। या फिर अगर लोकल एप्लीकेशन, मान लीजिए स्किन पैचेस हैं, अल्सरेट कर गए, वहां पे लोकली अगर अप्लाई कर रहे हैं किसका? रिफाम्पिसिन का। रिफाम्पिसिन को कैसे अप्लाई करेंगे लोकली? लोकल एप्लीकेशन ऑफ रिफाम्पिसिन, कैसे आप इसको अप्लाई करेंगे लोकली? अरे आमतौर से क्या करते हैं, कोई ड्रॉप बना लेते हैं या स्प्रे, उसी से लोकली स्प्रे करते हैं। और अगर हम लोकल अप्लाई करें किसी स्किन पैच पे, तो जितने भी बैसिलाई है सब के सब जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी विदिन 8 डेज, 8 दिनों में। यानी कि अलग अलग तरीके से अगर हम ट्रीटमेंट करें तो जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो नॉन इन्फेक्शस हो जाएगा। डेप्सोन मोनोथेरेपी दे रहे हैं 90 डेज तक, तो वो नॉन इन्फेक्शस हो गया। रिफम्पिसिन दे रहे हैं सिर्फ 3 हफ्ते, नॉन इन्फेक्शस हो गया। या रिफम्पिसिन का अगर लोकल एप्लीकेशन कर रहे हैं वाया ड्रॉप या स्प्रे, तो 8 दिन के अंदर अंदर तमाम बेसिलाई जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, उनकी डेथ हो जाएगी। ठीक। तो ये इसके बारे में था। अब कुछ चीजें और है, लाइक एज, किस एज ग्रुप में इस डिजीज का इंसिडेंस सबसे ज्यादा होता है? आमतौर से किसी भी एज में हो सकता है,
एज, किसी भी एज में हो सकती है ये डिजीज, लेकिन जो पीक एज होती है, हाईएस्ट इंसिडेंस जिस एज ग्रुप में पाया जाता है, वो एडल्ट की होती है। 20 to 30 ईयर्स एज ग्रुप में पीक इंसिडेंस होता है इस डिजीज का, सबसे ज्यादा इसी एज ग्रुप में पाई जाती है, लेप्रोसी का इंसिडेंस होता है। अब मान लीजिए कि आमतौर से ये माना जाता है कि ये जो है पीक एज है, किसी भी एज में हो सकता है, बच्चों में भी होती है, हो सकती है मदर से, लेप्रोमेटस मदर है से हो सकती है। लेकिन अगर बच्चों में बहुत ज्यादा डिजीज पाई जा रही है, बच्चों में इस इन्फेक्शन का प्रिवेलेंस बहुत ज्यादा है, तो कह लीजिए कि हाई प्रिवेलेंस इन चिल्ड्रेन, जबकि हम पढ़ रहे हैं पीक एज ये 20 से 30 साल की है। लेकिन अगर किसी कम्युनिटी में, किसी जोग्राफिकल एरिया में अगर हाई प्रिवेलेंस मिल रहा है किसमें, चिल्ड्रन में, यानी बच्चों वाले एज ग्रुप में, तो ये चीज बताती है कि डिजीज जो है वो एक्टिव है और एक्टिवली वो स्प्रेड कर रही है। डिजीज इज एक्टिव, है ना, और स्प्रेड भी कर रही है तेजी के साथ। ठीक। अब किसमें ज्यादा होता है जेंडर वाइज, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेसिफिक है। जेंडर वाइज अगर हम बात करें कि डिजीज का इंसिडेंस किसमें ज्यादा होता है, तो मोर इन मेल्स, मोर इन मेल्स देन फीमेल। अब इसकी जो वजह लिख के आई, इसकी जो वजह लिख के आई, एक तो ये कि क्योंकि ये कांटेक्ट से भी फैलता है, कांटेक्ट से भी फैलता है। दूसरी चीज क्या है कि जो फीमेल्स होती है इनका मोबिलाइजेशन कम होता है ड्यू टू सोशल कस्टम्स, या जो भी कह लीजिए। औरतें उतना फ्रीली रोम नहीं करती बाहर जितना मेल्स करते हैं। तो ड्यू टू मोर मोबिलाइजेशन ऑफ मेल जेंडर, इनमें इस डिजीज का इंसिडेंस ज्यादा होता है। मर्द जो है वो कंटिन्यूअसली वो ज्यादा बाहर रहता है, एक दूसरे में ज्यादा घुलता, वर्क कर रहा है, वर्क प्लेस पे भी बहुत ज्यादा लोग हैं। तो ऐसे में माना जाता है कि मेल्स में इस डिजीज का इंसिडेंस ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू फीमेल्स। ठीक। अब आइए जो इंडियन लेप्रोसी एसोसिएशन था, हिंद कुष्ठ रोग निवारण संस्थान जो इसको हम कहते हैं ना, इंडियन लेप्रोसी एसोसिएशन, इन्होंने जो डिवाइड, अभी हमने जो इंडियन क्लासिफिकेशन पढ़ी है उसके बारे में थोड़ा सा देखिएगा, वहीं से कुछ चीजें क्लियर होंगी। इंडिटर्मिनेट टाइप का ट्यूबरकुलाइड, बॉर्डर लाइन लेप्रोमेटस और प्योर न्यूराइटिक, ये 5 टाइप थी। तो इनडिटर्मिनेट टाइप किसको कहा गया, अर्ली इन्फेक्शन को, अर्ली केसेस को इनडिटर्मिनेट टाइप में रखा गया। अर्ली केसेस, अब ये जो अर्ली केसेस होते थे, अब इसमें बहुत वेग से सिम्टम होते, बहुत ज्यादा कुछ पता नहीं चलता था। हाँ, एक दो चीजें थी इंपॉर्टेंट। पहली चीज तो ये थी कि इसमें पैचेस तो पाए जा रहे हैं लेकिन बहुत कम, 1 to 2 स्किन पैचेस, 1 से 2 स्किन पैच इसमें मिल रहे थे। और वो कैसे मिल रहे थे, दे आर हाइपोपिगमेंटेड, हाइपोपिगमेंटेड पैच मिल रहे थे। और ये जो पैच थे स्किन पे, यानी पैच का मतलब कोई धब्बा है। अब धब्बा किस तरीके, अब मैंने रैश के बारे में पढ़ाया था ना, उसके 5 स्टेज पूरे पढ़ाए थे ना। तो यहाँ पे जो हाइपोपिगमेंटेड स्किन पैच होगा वो होगा मैक्यूलर, मैक्यूलर। लेकिन नर्व का इन्वॉल्वमेंट हो चुका होता है, तो नर्व का अगर इन्वॉल्वमेंट है तो हो सकता है कि हमें नर्व अभी ठीक ना मिले, लेकिन वो जिस रूट को सप्लाई कर रही है, जिस एरिया को सप्लाई कर रही है, वहां पे सेंसरी इंपेयरमेंट हमें मिलेगा, सेंसरी इंपेयरमेंट हमें मिल रहा है। लेकिन ये जो स्किन पैच है, अगर हम इसकी स्क्रैपिंग करवाएं, इसकी स्क्रैपिंग करें और इसमें देखें कि बैक्टीरिया प्रेजेंट है या एब्सेंट है, तो बैक्टीरियोलॉजिकली ये जो पैचेस होते हैं दीज आर एब्सेंट। यहाँ पे अभी ना बैक्टीरिया आपको नहीं मिलेगा, बैक्टीरियोलॉजिकली एब्सेंट होता है ये। तो अब क्योंकि इसके स्किन पैच पे बैक्टीरिया नहीं है, तो बहुत ज्यादा ये डिजीज को ट्रांसमिट नहीं कर सकते, इसलिए ये जो है ना, वो जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन में इनकी बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है। बैक्टीरियोलॉजिकली दे आर एब्सेंट, यहाँ पे आपको माइकोबैक्टीरियम लेप्री अभी स्किन पैच में नहीं मिलेगा। इनडिटर्मिनेट टाइप था। सेकंड आया ट्यूबरकुलाइट टाइप, ट्यूबरकुलाइट टाइप, अब यहाँ पे भी देखिएगा, ये जो है यहाँ पे भी 1 से 2 ही स्किन पैच मिलेंगे। स्किन पैच कितने हैं, 1 to 2 है। अब ये हाइपोपिगमेंटेड भी हो सकते हैं या हाइपर पिगमेंटेड भी हो सकते हैं, यहाँ पे ये चीज निकल के आई, आइदर हाइपो या हाइपर पिगमेंटेड।
और दूसरी ये जो पैच होंगे दे आर वेल डिफाइंड, और स्किन से ये रेज्ड होंगे। रेज्ड एबव द स्किन। ठीक। बाकी चीजें सेम है। अभी बैक्टीरियोलॉजिकली अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे भी आपको बैक्टीरिया नहीं मिलेगा, एब्सेंट है, लेकिन सेंसरी इन्वॉल्वमेंट हो चुका है, सेंसरी इंपेयरमेंट सब में मिलेगा। सेंसरी इंपेयरमेंट सब में मिलेगा, एक चीज याद रखिएगा, चाहे वो पांचों टाइप है, पांचों में ही सेंसरी इंपेयरमेंट हमें मिलेगा, लेकिन बैक्टीरिया एब्सेंट है। अब थर्ड आती है बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन टाइप है। बॉर्डर लाइन में कितने स्किन लीजन मिल रहे हैं? फोर आर मोर। चार या उससे ज्यादा स्किन लीजन आपको मिलेंगे, फोर आर मोर स्किन लीजन्स। वो फ्लैट भी हो सकते हैं या रेज्ड एबव द स्किन सरफेस, दोनों तरीके से मिल सकते हैं। वेल डिफाइंड भी हो सकते हैं, इल डिफाइंड भी हो सकते हैं ना। ये लेकिन पैच कितने हैं? चार या उससे ज्यादा मिलेंगे। फ्लैट या रेज्ड एबव द स्किन, वेल आर इल डिफाइंड। दो। उसके बाद सेंसरी इंपेयरमेंट यहाँ पे भी मिल रहा है। सेंसरी इंपेयरमेंट यहाँ पे भी मिल रहा है, सब में मिलेगा, जितनी भी क्लासिफिकेशन है सेंसरी इंपेयरमेंट प्रेजेंट रहना चाहिए। हाँ, बैक्टीरिया के बारे में अब जब स्किन पैच को एग्जामिन किया जाएगा तो बैक्टीरियोलॉजिकली यहाँ पे एक चीज मिलेगी कि आइदर इट इज प्रेजेंट और एब्सेंट, दोनों चीजें कह दी गई। या तो प्रेजेंट हो सकता है या एब्सेंट, कोई मतलब एग्जैक्ट नहीं बताया गया कि रहेगा या नहीं रहेगा, दोनों चीजें मे बी प्रेजेंट और एब्सेंट, चाहे तो वो प्रेजेंट रहे या एब्सेंट रहे। तो बॉर्डर लाइन इसीलिए नाम में ही है, बॉर्डर लाइन लिखा गया है, चाहे इधर का चाहे उधर का। लेप्रोमेटस, अब ये सबसे खतरनाक टाइप है, लेप्रोमेटस लेप्रोसी। लेप्रोमेटस लेप्रोसी में क्या चीज है स्पेसिफिक? इसमें जो स्पेसिफिक है, जो ये स्किन लीजन है, ये अनगिनत होते हैं, आप इनकी गिनती नहीं कर पाएंगे, न्यूमरस। न्यूमरस होंगे जो स्किन लीजन होंगे, या जो पैच हैं, दे आर न्यूमरस। और कैसे होंगे? आइदर फ्लैट और रेज्ड, आइदर फ्लैट और रेड स्किन लीजन होंगे। अब ये किस तरीके के होंगे? हाइपोपिगमेंटेड होंगे या हाइपर पिगमेंटेड होंगे? तो दोनों तरीके से हो सकते हैं, आइदर हाइपो और एरिथमेटस। हाइपोपिगमेंटेड या एरिथमेटस। अब यहाँ पे अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो इसके जो स्किन लीजन है या जो पैच है, यहाँ पे बैक्टीरिया आपको प्रेजेंट मिलेगा। बैक्टीरियोलॉजिकली ये जो है ये पॉजिटिव होगा, यहाँ पे बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट मिलेगा। ये इसीलिए इसीलिए कहा गया कि जो ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है वो क्या है? वो लेप्रोमेटस टाइप है, इसके बाद बॉर्डर लाइन। क्यों बॉर्डर लाइन में? मे बी प्रेजेंट, लेकिन यहाँ पे बैक्टीरिया जो है, चाहे नजल स्मीयर लीजिए, स्किन स्मीयर लीजिए, या नजल स्क्रैपिंग कराइए, हर जगह पे बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट मिलेगा। तो इसलिए सबसे खतरनाक टाइप जो हो जाती है वो लेप्रोमेटस। अच्छा, लेप्रोमेटस की बात आई, और इसके बाद प्योर न्यूराइटिक भी है। एक टर्म पढ़ा होगा आप लोगों ने कहीं पे, लियोनिन फेसिस का, दाउल असद। पढ़ा है दाउल असद? यस जी सर। है ना? दाउल असद किस में यस पाया सर। जाता है? लेप्रोसी में। अगर आप वहां से आए, उसमें बात करें, जुजाम में ना, जुजाम या लेप्रोसी। ठीक है, लेप्रोसी में पाया जा रहा है लियोनिन फेसिस। लेकिन अब इस क्लासिफिकेशन को ध्यान में रख के अगर कोई पूछे कि किस टाइप की लेप्रोसी में लियोनिन फेसिस पाई जाती है, तो क्योंकि सबसे इंफेक्शस सबसे खतरनाक कौन सी टाइप है? लेप्रोमेटस है। तो लेप्रोमेटस में ही ये जो लियोनिन फेसिस है, इस तरीके से जो स्किन होती है ना, वो एक तरीके से कह लीजिए जगह जगह पे वो इकट्ठी हो जाती है, उसके जो सरफेस है वो खुरदुरे हो जाते हैं, रफ स्किन हो जाती है, नोड्यूलर टाइप की हो जाती है, रेज्ड अबव द सरफेस, बड़े बड़े नोड्यूल्स बन जाते हैं चेहरे पे, जिससे जो अपीयरेंस होती है जस्ट लाइक लायन। हालांकि जस्ट लाइक लायन तो नहीं कह सकते, लेकिन उसी तरीके से है, तो इसको कहा गया कि ये लियोनिन फेसिस है। और ये जो लियोनिन फेसिस होती है, ये स्पेसिफिक है किसकी? लेप्रोमेटस की, लेप्रोमेटस टाइप की। वैसे तो इन जनरल अगर कोई पूछे लियोनिन फेसिस किस में पाई है, सबसे पहला आंसर क्या है? लेप्रोसी का है। अब कोई पूछे कि नहीं भैया इसके क्लासिफिकेशन में बताओ किस टाइप में, अगर मान लीजिए चारों ऑप्शन आपको इस तरीके से चार मिल गए, तो यहाँ पे लेप्रोमेटस टाइप में नर्व का इन्वॉल्वमेंट है, तो सेंसरी इंपेयरमेंट मिलेगा, हो सकता है सेंसेशन एकदम लॉस हो चुके हो, खत्म हो चुके हो, या फिर
सेंसेशन हो लेकिन पूरी तरीके से ना हो, आधे अधूरे सेंसेशन वहां पे मिल रहे हो। लास्ट टाइप जो है ये देखिएगा, प्योर न्यूराइटिक टाइप, ये इंडियन क्लासिफिकेशन में ही पाई जाती है। तो प्योर न्यूराइटिक टाइप में कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ जो है वो नर्व का इन्वॉल्वमेंट मिलता है, यानी कोई भी स्किन लीजन यहाँ पे नहीं मिलेगा। नो स्किन लीजन, कोई स्किन लीजन नहीं मिल रहा है। सेंसरी इंपेयरमेंट मिलेगा, सेंसेशन जो है दे आर लास्ट, सिर्फ ओनली नर्व इन्वॉल्वमेंट, इसको याद रखिएगा। प्योर न्यूराइटिक इसीलिए लिखा गया प्योर न्यूराइटिक टाइप, सिर्फ और सिर्फ इसमें नर्व का इन्वॉल्वमेंट मिलता है, स्किन लीजन जो होते हैं दे आर एब्सेंट। इसीलिए ये एक अलग टाइप बना के आ गई कि बहुत सारे लेप्रोसी के ऐसे केसेस भी पाए गए जहां पे स्किन उनकी स्मूथ थी, लेकिन क्या था, सिर्फ नर्व का इन्वॉल्वमेंट था, सेंसरी इंपेयरमेंट था या सेंसेशन पूरी तरीके से खत्म हो चुके थे, तो उनको प्योर न्यूराइटिक टाइप में क्लासिफाई किया गया। तो ये 5 टाइप के इंडियन लेप्रोसी एसोसिएशन ने इसको क्लासिफाई किया था। मैड्रिड क्लासिफिकेशन में प्योर न्यूराइटिक नहीं है। रिडले जॉपलिन को एक बार देख लीजिएगा, वो थोड़ा सा अलग टाइप की है, उसको याद करने में हो सकता है दिक्कत। अच्छा, दाऊद असद की बात हो गई, लियोनिन फेसिस हो गई। इसमें एक कोई वो होगा, रोगन, यूनानी में आप लोग इस्तेमाल कराते हैं, याद किया होगा। रोगन चाल मंगल। रोगन चार्मोग। चाल मोगरा, हाँ वो याद रखिएगा, वो इसी के लिए होता है, रोगन चाल मोगरा। ठीक, ये तो लेप्रोसी के बारे में थोड़ा सा हो गया कि इसकी क्लासिफिकेशन थी। अब इसकी डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं? डायग्नोसिस के लिए शुरू में कार्डिनल फीचर्स हमने देख लिए। कार्डिनल फीचर्स में क्या था, हाइपो या हाइपर पिगमेंटेड पैचेस मिलने चाहिए, सेंसरी नर्व, जो नर्व रूट है जिसका इन्वॉल्वमेंट है वहां पे सेंसेशन जो है वो पार्शियली या पूरी तरीके से खत्म हो चुके हो, या नर्व जो है वो ठीक हो चुकी हो, या हम स्मेयर अगर लें तो वहां पे बैक्टीरिया प्रेजेंट हो, वो कार्डिनल फीचर है। लेकिन अब डायग्नोसिस बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? तो कभी भी जब डायग्नोसिस की बात करते हैं तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहली चीज आती है क्या, बायोडेटा, यानी इंट्रोगेशन। अब इंट्रोगेशन में पहले तो नाम वगैरह ही उसका लिखा जाएगा, इसके बाद फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में क्या पूछेंगे पेशेंट की? फैमिली हिस्ट्री किसकी लेंगे? भाई घर में तुम्हारे किसी को लेप्रोसी हुई है कि नहीं हुई है, फैमिली हिस्ट्री इसी की पूछेंगे। या फिर आसपास तुम्हारे कोई लेप्रोसी का पेशेंट था, कोढ़ का या कुष्ठ रोग का, कोई मरीज था जिसके साथ तुम बैठे हो उठे हो, तो हिस्ट्री ऑफ कांटेक्ट ये भी लेना जरूरी है। इसके अलावा अगर मान लीजिए वो पेशेंट हो सकता है रिलैप्स का हो, उसको फिर से ये डिजीज होगी, तो प्रीवियस ट्रीटमेंट हिस्ट्री भी पूछेंगे कि पहले तुम्हें ये मर्ज हुआ था, अगर हुआ था तो तुमने इसका इलाज कराया था तो कितने दिन कराया था, ये चीजें जानना जरूरी है। ये इसका इंट्रोगेशन यानी शुरू का पार्ट हो गया। अब इसके बाद सेकंड चीज आती है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में दो तीन चीजें बहुत जरूरी, लाइक इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में क्या देखेंगे, पैच ही तो देखेंगे, हाइपर है कि हाइपो है, कितने हैं नंबर, दो हैं, एक है, दो हैं, चार हैं या उससे ज्यादा है, या अनगिनत है ना, या बहुत ज्यादा है, तो पैचेस देख लेंगे। हाइपो है या हाइपर है वो मैटर नहीं करता, कितने हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर पालपेट करेंगे, पालपेट किसको करेंगे, नर्व को। नर्व को देखेंगे कि जो नर्व है वो ठीक है या नहीं है ना, नर्व जो है वो ठीक है या नहीं है। अगर मान लीजिए थिकेंड नर्व है तो एक क्लू और मिल गया, दूसरे फिर उसी नर्व को हम टेस्ट करेंगे। टेस्टिंग कैसे करते हैं, सेंसेशन को देखने के लिए। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि वो पिन प्रिक वाला टेस्ट जो किया जाता है वो इसमें भी किया जाता है। अगर मान लीजिए कि नर्व का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो पिन प्रिक करेंगे तो पता चलेगा, अगर सेंसेशन खत्म हो चुके हैं पिन प्रिक करते रहिए उसे नहीं पता चलेगा। इवन सिर्फ इसी में नहीं, सिर्फ इसी में नहीं, बाकी जैसे डायबिटिक न्यूरोपैथी है, वहां पे भी अगर हम प्रिक करते हैं तो नहीं पता चलता पेशेंट को, न्यूरोपैथी डेवलप हो गई, जो क्यूटेनियस नर्व है उनका सेंसेशन एकदम खत्म हो चुका होता है, तो उसका लॉस ऑफ सेंसेशन उसको टेस्ट करेंगे, पहले पाल्पेट करेंगे नर्व ठीक है कि नहीं है, फिर उसका सेंसेशन भी चेक कर लेंगे। यहाँ तक कर लिया हमने। अब इसके बाद बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन। बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में जो एनेस्थेटिक पैचेस आपको मिल रहे हैं, जो स्किन पे लीजन है, पैच है, एक है दो है, जितने भी किसी एक को पकड़िए, वहां से स्किन स्मेयर। और मैंने कहा था ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन मतलब पोर्टल ऑफ एग्जिट जहाँ पे हाईएस्ट कंसंट्रेशन में पाया जाता है, कहाँ, नोज। तो नोज सेकंड, नेजल स्मेयर बनाइए या फिर नेजल स्क्रैपिंग कराइए। इनको किस में देखना है, अंडर द माइक्रोस्कोप, यहाँ से देखेंगे। अब ये जो है ना, उसमें जब अंडर अंडर द माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप हम देखते हैं तो वहां पे मल्टीपल उसको कहते हैं ना फील्ड, अलग अलग फील्ड्स को एग्जामिन करते हैं, अलग अलग फील्ड्स को। अगर हमने
ब्लड टेस्ट किया हो स्लाइड पे रख के, तो हमें याद हो कि कई सारी फील्ड्स हम देखते थे वहां पे। तो यहाँ पे भी मल्टीपल फील्ड्स है ना। तो आयल इमर्शन फील्ड, इसको आयल इमर्स करके देखे तो कम से कम मिनिमम जो है 100 आयल इमर्शन फील्ड इसको जो है देखा जाता है। अब कितने मिल रहे हैं उसके हिसाब से इनकी ग्रेडिंग की जाती है, 1+, 2+, 3+, 6+ तक करते हैं बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन। अब यहीं पे अगर मान यही है, इसको जब हमने एग्जामिन कर दिया तो जो चीज हमारे पास आई उसका नाम दे दिया हमने बैक्टीरियल इंडेक्स। अब बैक्टीरियल इंडेक्स के बुनियाद पे मैं बताऊं, अगर बैक्टीरियल इंडेक्स मोर देन 2 है, वही बात आ गई, मोर देन 2 एंड लेस देन 2, यही 1+, 2+, 3 इसी की बुनियाद पे रखिएगा। बैक्टीरियल इंडेक्स अगर मोर देन 2 है तो ये हो जाता है मल्टी बैसिलरी। मल्टी बैसिलरी लेप्रोसी। और लेस देन 2 है तो कॉसी बैसिलरी। बेसिकली ये जो क्लासिफिकेशन की जाती है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रीटमेंट मोडेलिटी को चूज करने के लिए की जाती है। मल्टी बैसिलरी की अलग ट्रीटमेंट मोडेलिटी है, उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अलग है, और पॉसी बैसिलरी लेप्रोसी का अलग है। ठीक है, बैक्टीरियल इंडेक्स हमने देख लिया, कितना है वो हमें मिल गया। फिर आता है फूड पैट कल्चर। फूड पैट पे आप कल्चर कराएंगे, किस चीज को कल्चर कराना है हमें? माइकोबैक्टीरियम लेप्री की ग्रोथ को देखना है। तो कल्चर किस चीज का कराएंगे? पहली चीज, अब ये जो स्मीयर आप बना रहे हैं, जो स्क्रैप कर रहे हैं स्किन से, नोज से, इसी को ये जो अब ये हो सकता है इन्फेक्टेड हो, तो हमें देखना है कि ये इसमें माइकोबैक्टीरियम लेप्रा है या नहीं है। तो इसको हम करते हैं इनाकुलेट, कहाँ पे? फूड पैड में, किसके? इंसान के? माउस की। माउस के, हाँ। फूड पैड ऑफ माउस। फूड पैड ऑफ माउथ, यहाँ पे उस मटेरियल को इनोकुलेट कर दिया जाता है। उसके बाद देखा जाता है कि ये जो बैक्टीरिया ये ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो ठीक है, प्रेजेंट है। अब आगे देखिए, ओनली सर्टेन वे टू आइडेंटिफाई, सबसे सर्टेन वे यही एक तरीका है माइकोबैक्टीरियम लेप्री को आइडेंटिफाई कर, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ जो माउस का फूड पैड होता है, यानी अगर उर्दू में कहें तो जो तलवा होता है ना, वही जो सोल्स होते हैं, वही फूड पैड है। वहीं पे ये सबसे अच्छे से ग्रो करता है। एक तरीके से कह लीजिए कि जानवरों में सिर्फ माउस पे ही ये ग्रो करता है। अगर वो ग्रो कर रहा है तो सर्टेन है, आपकी डायग्नोसिस सर्टेन है कि ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री है जो ग्रो कर रहा है। ठीक, यहाँ तक तो हो गया। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है फूड पैड कल्चर का? टाइम कंज्यूमिंग है, 6 से 9 महीने लग जाते हैं रिजल्ट पॉजिटिव आने में। इतने दिन तक आप एक मरीज को रख के देखते रहेंगे, रुको भाई तुम्हारा हमने अभी उसको कल्चर कर रहे हैं, चूहे को देखेंगे 9 महीने तक, उसके बाद देखते हैं कि तुम्हारा पॉजिटिव या नेगेटिव। नहीं, आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें लेके आता है, हिस्टामिन टेस्ट। अब ये हिस्टामिन टेस्ट क्या? वेरी रिलायबल टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग एन अर्ली स्टेज नर्व डैमेज। लेप्रोसी से अगर नर्व डैमेज हुई है कोई सी भी, तो हिस्टामिन टेस्ट जो है ये बहुत आसान टेस्ट है और बहुत रिलायबल भी है। ये फौरन बता देगा कि इसकी नर्व डैमेज है। कैसे करते हैं इसको? अब ये चीज है, तो हिस्टामिन टेस्ट में एक सोल्यूशन दिया जाता है, किसका? हिस्टामिन फास्फेट का। हिस्टामिन फास्फेट, ये सोल्यूशन है। स्ट्रेंथ क्या होगी? 1 × 1000, ये इसकी स्ट्रेंथ है सोल्यूशन की। अब इस सोल्यूशन का कितना लेते हैं? 0.1 ml। 0.1 ml ले लिया हमने। अब इसको इंजेक्ट कर देंगे किसी हाइपोपिगमेंटेड पैच पे, जहां पे आपको पैच मिल रहा है, स्किन लीजन मिल रहा है, वहां पे 0.1 ml इंजेक्ट कर दीजिए। इंजेक्ट कर दिया हमने, इंजेक्ट कर दिया। अगर नॉर्मल पर्सन है, मान लीजिए किसी और वजह से वो जो पैच है वो हाइपोपिगमेंटेशन किसी और वजह से, कभी कभी ना कुछ ऐसी भी डिजीज होती हैं, लाइक हाइपोथायराइड का केस ले लीजिए, तो वहां पे स्किन जो है वो थोड़ी सी कभी कभी हाइपोपिगमेंटेड मिलती है उन केसेस में भी, अनट्रीटेड केसेस में भी। और भी बहुत सारी कंडीशन है स्किन से रिलेटेड जहाँ पे आपको कुछ एरिया जो होगा स्किन का वो लगेगा कि वो नॉर्मल कलर से उसका कलर जो है वो हल्का है, दैट इज हाइपोपिगमेंटेड। तो अगर मान लीजिए नॉर्मल पर्सन है, उसको लेप्रोसी नहीं हुई है, तो जैसे ही हम इसको इंजेक्ट करेंगे हिस्टामिन फास्फेट के सोल्यूशन को, वो जो एरिया होगा जहाँ पे इंजेक्शन दिया गया है, वो वहां पे फ्लेयर या व्हील डेवलप हो जाएगा। व्हील का मतलब कुछ इस तरीके से स्किन पे उभार आ जाएगा। कभी कभी कोई चींटी या कोई चीज काटती है तो आप लोग देखते होंगे स्किन पे ना बहुत तेजी के साथ एक बड़ा सा एरिया जो होता है वो स्किन से रेज हो जाता है, तो वो फ्लेयर अप, यानी उसको हम व्हील कहते हैं।
नॉर्मल पर्सन में अगर व्हील डेवलप हो गया तो ये जो है ये नॉर्मल पर्सन है, नॉर्मल पर्सन है, यानी इसको नर्व डैमेज नहीं है, लेप्रोसी नहीं। लेकिन अगर व्हील नहीं डेवलप हो रहा है, व्हील इज एब्सेंट, तो नर्व डैमेज हो चुके हैं, लेप्रोसी हो चुका है। अब ये जो ये चीज होती है ना, व्हील के एब्सेंस और प्रेजेंस, तो अगर व्हील जो है एब्सेंट है दैट मीन्स की लेप्रोसी है। तो ये जो व्हील का प्रेजेंट होना हिस्टामिन फास्फेट के सोल्यूशन से, ये जो एक रिस्पांस होता है जिसको कहा जाता है लेविस ट्रिपल रिस्पांस। ये एक पूरा फिनोमेना है ना, पूरा वर्क करता है इस तरीके से, इसका नाम दे दिएगा लेविस ट्रिपल रिस्पांस। व्हील अगर प्रेजेंट है, याद रखिएगा, व्हील अगर वहां पे उभर आया, वहां पे एक उभार अगर आ गया इंजेक्शन लगाने के बाद, तो वो नॉर्मल पर्सन का है। लेकिन इंजेक्शन लगने के बाद भी अगर उसकी स्किन एज सच वैसी ही रहती है, तो नर्व डैमेज हो चुके हैं, वो लेप्रोसी का पेशेंट। तो ये सारी क्या डायग्नोस। अब मान लीजिए यहाँ तक भी अगर आप कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, तो फिर लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचता है बायोप्सी का। बायोप्सी से वो कंफर्म हो जाएगा है कि नहीं है। तो ये लास्ट ऑप्शन है बायोप्सी का। यहाँ तक ये चीजें हो गई, हमने डायग्नोसिस के लिए बहुत सारी चीजें देख ली। अब इसके बाद देखिए कौन कौन सी नर्व है जो जो कॉमनली अफेक्ट होती हैं लेप्रोसी के केसेस में। तो मीडियन अल्नर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, अल्नर जो है मोस्ट कॉमन नर्व इन्वॉल्वमेंट है। सेकंड मोस्ट जो है वो मीडियन नर्व, इसके अलावा रेडियल नर्व का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। फेशियल नर्व है, कॉमन पेरोनियल नर्व है, पोस्टीरियर टिबियल है, ये सब कॉमन है जो लेप्रोसी के पेशेंट में जिनका इन्वॉल्वमेंट होता है। अब आइए अंडर नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम, जिसको अभी हम आगे आप पढ़ेंगे। यहाँ पे लेप्रोसी को क्लासिफाई किया जाता है दो केस में, मैंने बताया था। एक होती है क्या, पॉसी बैसिलरी, एक होती है मल्टी बैसिलरी। ठीक। तो अभी बैक्टीरियोलॉजिकल इंडेक्स से हमने उसको क्लासिफाई किया था। अब यहाँ पे जो नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम है, यहाँ पे पॉसी बैसिलरी और मल्टी बैसिलरी को जो क्लासिफाई किएगा बेस्ड ऑन स्किन पैच, यानी स्किन लीजन, स्किन लीजन पे। अगर 1 to 5 स्किन लीजन है, 1 to 5 स्किन लीजन है, तो वो हो जाती है पॉसी बैसिलरी। और मोर देन 6 स्किन लीजन है, तो वो मल्टी बैसिलरी। अंडर नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम लेप्रोसी को इन्हीं दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, पॉसी बैसिलरी और मल्टी बैसिलरी, ऑन द बेसिस ऑफ स्किन लीजन। 1 to 5 पॉसी बैसिलरी, मोर देन 6 मल्टी बैसिलरी। ठीक, ये चीज हो गई। अब इम्यूनिटी, लेप्रोसी एक ऐसी डिजीज है जो ह्यूमोरल और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी दोनों बताती है। ह्यूमोरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, बताइए दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, ह्यूमोरल और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में बेसिक डिफरेंस क्या है। वैक्सीन पढ़ाते वक्त थोड़ा सा मैंने ब्रीफ इंटर इनका भी आपको बताया था इनके बारे में, इम्यूनिटी के। लेप्रोसी, पहली चीज तो याद रखने की है कि लेप्रोसी जो है ये ह्यूमोरल और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी दोनों बताती है, दोनों को शो करती है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी और सेल। अब दोनों बेसिक पर क्या, ह्यूमोरल इम्यूनिटी का मतलब क्या, बी सेल इम्यूनिटी जिसको कहते हैं, जो एंटीबॉडीज बनाती है। पहली चीज ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी होगी। और जो टी सेल डिराइव्ड लिम्फोसाइट जो होते हैं, जो टी सेल जहाँ पे वर्क करता है दैट इज सेल मीडिएटेड। टी सेल का काम क्या, बेसिकली जो किल करने का काम जो होता है ना, वहां से, कि बस मार धाड़ वाला, उसका वो एंटीबॉडीज वगैरह नहीं बनाना है, पहले से बना के तैयार रखो फिर ये जाएंगे लड़, नहीं, आया उससे हमें वर्क करना है। तो सेल यानी सेल्यूलर रिस्पांस जिसको हम कहते हैं, सेल लेवल पे वो डायरेक्टली अगर किल कर रहा है, तो वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है, जो टी सेल जो परफॉर्म करते हैं। और बी सेल जो एंटीबॉडीज बना के काम करते हैं, ह्यूमोरल ह्यूमोरल इम्यूनिटी उसको कहते हैं। तो ये दो तरीके की immunity- और दोनों इम्यूनिटी जो है वो लेप्रोसी जो है ये बताता है। अब यहाँ पे इसकी इम्यूनिटी को चेक करने के लिए जो टेस्ट हम करते हैं दैट इज लेप्रोमिन टेस्ट। वो जो टेस्ट है उसको हम कहते हैं लेप्रोमिन टेस्ट। जैसे अभी हमने मॉन्टुक्स टेस्ट अभी हम पढ़ेंगे बाद में, मॉन्टुक्स रिएक्शन जो डेवलप होता है, सेम उसी तरीके से ये लेप्रोमिन टेस्ट भी है। ये जो लेप्रोमिन टेस्ट है, ये भी ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को बताता है। लेप्रोमिन टेस्ट जो है ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को बताता है। करते क्या है, 0.1 ml लेप्रोमिन होती है, जैसे उसमें है ना, उसमें ट्यूबरकुलिन इंजेक्ट करते हैं मॉन्टुक्स टेस्ट में। यहाँ पे लेप्रोसी को टेस्ट करने के लिए जो लेप्रोमिन है,
इसको इंजेक्ट किया जाता है। इंट्राडर्मल करते हैं कहाँ पे, सेम वही स्पेस है जहां पे मॉन्टूक्स लगाया जाता है। एंड द इनर एस्पेक्ट ऑफ 4 आर 0.1 ml। अब इसमें कौन सा एंटीजन यूज होता है, कौन सा एंटीजन यूज होता है? तो दो एंटीजन है, एक तो धर्मेंद्र एंटीजन है, दूसरा मित्सुदा एंटीजन है। इंडिया में मोस्ट कॉमनली जो है वो धर्मेंद्र एंटीजन ही यूज होता है। अब इसकी WHO ने भी कहा कि धर्मेंद्र एंटीजन ही यूज होना चाहिए, और उसका जो कंसंट्रेशन होना चाहिए 1/16 का कंसंट्रेशन अकॉर्डिंग टू WHO। रीडिंग्स कब होती है? रीडिंग्स इसकी 2 बार ली जाती है। एक तो हाँ, 2 बार ली जाती है इसकी रीडिंग। एक है जो वो आफ्टर 48 आवर्स, और दूसरी जो है आफ्टर 21 डेज। इसकी जो रीडिंग्स होती हैं ना, आफ्टर 48 आवर्स एंड आफ्टर 21 डेज, 2 बार इसकी रीडिंग ली जाती है। पहली रीडिंग जो होती है बेस्ड ऑन रिएक्शन, पहली रीडिंग जो है वो अर्ली रिएक्शन इसको हम कहते हैं, जिसको हम कहते हैं फर्नांडीज रिएक्शन। सेकेंड रीडिंग जो लेते हैं वो लेट रिएक्शन होता है, लेट मित्सुदा रिएक्शन उसको कहते हैं। तो अर्ली में है अर्ली रिएक्शन या फर्नांडीज रिएक्शन। आमतौर से इसको 48 घंटे पे इसको रीड किया जाता है। रेडनेस देखते हैं बेसिकली इसमें जो है, जहां पे इंजेक्ट करते हैं फोर आर्म पे, वहां पे देखते हैं कितनी दूर का रेडनेस है, कितनी दूर का रेडनेस है। वही सेम चीज जो हम मंटूक्स में देखते हैं ना, अर्ली फर्नांडीज रिएक्शन में यही देखते हैं रेडनेस। अब रेडनेस कितनी है? अगर मोर देन 10 mm है, कितनी, मोर देन 10 mm की रेडनेस है, तो ये बताता है कि ये टेस्ट जो है वो पॉजिटिव टेस्ट है। मोर देन 10 mm की अगर रेडनेस वहां पे मिल रही है तो टेस्ट इज पॉजिटिव। क्या बताता है ये? प्रायर एक्सपोजर या इन्फेक्शन। एक तो ये बताता है कि लेप्रोसी का इन्फेक्शन है या लेप्रोसी से एक्सपोजर हो चुका है। एक्सपोजर और इन्फेक्शन में क्या फर्क है? इन्फेक्शन का मतलब क्या है कि जो इन्फेक्शस एजेंट है वो बॉडी के अंदर मौजूद है, ये तो हो गया इन्फेक्शन। और एक्सपोजर का मतलब है कि इन्फेक्शन एंट्री ली थी, लेकिन हो सकता है कि जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी थी वो इसके खिलाफ उसने एंटीबॉडी ऑलरेडी बना रखी हो, वो इसको किल कर चुकी हो एंटीबॉडीज के थ्रू। तो एक्सपोजर और इन्फेक्शन दोनों चीजों को ये बताता है अर्ली रिएक्शन या फर्नांडीज रिएक्शन। हाइपर सेंसिटिविटी क्या है? डिलेड टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी है ना। कैसे? जो लेप्रोसी बैसिलाई के सॉल्युबल कंपोनेंट्स हैं, इन्हीं की वजह से ये रिएक्शन जो है वो डेवलप होता है। और अगर पूछे अर्ली और लेट रिएक्शन में कौन ज्यादा बेटर है, तो अर्ली रिएक्शन इज सुपीरियर टू लेट रिएक्शन। और ये करस्पॉन्ड किससे करता है? देखिएगा यहाँ पे, करस्पॉन्ड किससे करता है? करस्पॉन्ड्स टू मॉन्टूक्स रिएक्शन, जो ट्यूबरकुलोसिस में जो मॉन्टूक्स रिएक्शन, उसी से इसकी यानी उसी से मिलता जुलता है। कब इसको रीड करते हैं? रीडिंग कब होती है? आफ्टर 48 आवर्स, आफ्टर। और मॉन्टूक्स टेस्ट में 48 to 72 आवर्स, और बेस्ट है 72 घंटे की रीडिंग मॉन्टूक्स में। यहाँ पे 48 घंटे पे इसको रीड करना, दैट इज अर्ली रिएक्शन। अब लेट रिएक्शन देखिए, जिसको हम कहते हैं लेट मिट्सुडा रिएक्शन ना। अब यहाँ पे नोड्यूल डेवलप हो जाते हैं, उसके बाद यहाँ पे रेडनेस हो गई। हो सकता है कि रेडनेस जो है पास ऑफ हो जाए, खत्म। लेकिन अगर वो रेडनेस खत्म ना होके वहां पे नोड्यूल बन गया पूरा, एक छोटी सी गांठ बन गई जिसको हम कहते हैं, नोड्यूल बन गया कितना? मोर देन 5 mm डायमीटर का, 5 mm से ज्यादा का अगर नोड्यूल वहां पे मिल रहा है तो दैट इज पॉजिटिव। अब ये जो बताता है ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को बताता है, इंडिकेट्स सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और ये जो बैसिलरी कंपोनेंट होता है एंटीजन का, उसकी वजह से इसका इंडक्शन होता है। और लास्ट में क्या है कि बीसीजी वैक्सीन, इट में कन्वर्ट इट फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये इसका ड्रॉबैक भी है। इसीलिए इसकी सुपीरियरिटी उतनी ज्यादा नहीं जितनी सुपीरियरिटी किसकी है, फर्नांडीज रिएक्शन की या अर्ली रिएक्शन की। इसको कब रीड करते हैं? यही बस सेकंड वाला, 21 डेज पे इसकी रीडिंग ली जाती है, आफ्टर 21 डेज। तो ये दो तरीके के टेस्ट होते हैं लेप्रोसी में। बेसिकली जो है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को चेक करने के लिए, ये देखने के लिए कि एक्सपोजर हुआ है या नहीं हुआ, इन्फेक्शन है या नहीं है। तो लेप्रोमिन टेस्ट हो गया, 0.1 ml लेप्रोमिन को इंट्राडर्मल, जैसे मॉन्टूक्स का किया जाता है ट्यूबरकुलिन टेस्ट, सेम एज इट इज है। एंटीजन जो है धर्मेंद्र एंटीजन इंडिया में सबसे कॉमनली यूज होता है, उसका जो कंसंट्रेशन है 1:16 का होना चाहिए। ठीक, अब आइए लेप्रोमिन टेस्ट की वैल्यू क्या है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बताता है इसकी वैल्यू कितनी है। ये बताइए मॉन्टूक्स टेस्ट की क्या वैल्यू है? किसी को पता है मॉन्टूक्स टेस्ट की वैल्यू क्या होती है, किस लिए हम उसको कराते हैं? क्योंकि कॉमनली वो हम सबने देखा होगा उसको कराते हुए। मॉन्टूक्स टेस्ट डायग्नोस्टिक नहीं है, ना ही लेप्रोमिन, क्योंकि लेप्रोमिन टेस्ट जो है ये करस्पॉन्ड करे किससे? मॉन्टूक्स से। जैसा मॉन्टूक्स है वैसा ही लेप्रोमिन है।
क्या बताता है? ये सिर्फ इम्यूनिटी को बताता है, यानी या तो एक्सपोजर हो चुका है या इन्फेक्शन है, बट ये डायग्नोस्टिक नहीं है। और भी बहुत सारी वजह है, उसमें ये पॉजिटिव या फॉल्स निगेटिव आ सकते हैं, इसलिए जो एज ए डायग्नोस्टिक टूल इनको नहीं यूज किया जाता। लेप्रोमिन टेस्ट की वैल्यू क्या? इट इज नॉट ए डायग्नोस्टिक टेस्ट, पहली चीज, ये डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है। तो फिर इसका यूज क्या है, क्यों करते हैं? तो पहली चीज की इवैल्यूएशन ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी स्टेटस ऑफ पेशेंट। अगर सेल्यूलर इम्यूनिटी वहां पे मौजूद है, तो वो लेप्रोमिन टेस्ट जो है वो पॉजिटिव उसको इवैल्यूएट कर देगा, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को बताता है। एड टू कंफर्म द क्लासिफिकेशन ऑफ लेप्रोसी ना, एड टू कंफर्म। अब ये कंफर्म कैसे करेगा? जो लेप्रोसी की अलग अलग क्लासिफिकेशन है, उसी में से ये कुछ क्लासिफिकेशन को बताता है, कुछ को नहीं बताता है। कैसे बताता है अभी देखिएगा ड्रॉबैक में इसका। कुछ ऐसे भी हैं नॉन केसेस में भी पॉजिटिव, दूसरे इट इज ऑलवेज इट कम्स नेगेटिव इन लेप्रोमेटस एंड नियर लेप्रोमेटस। ये दो टाइप की जो है, लेप्रोमेटस और नियर लेप्रोमेटस, कौन सी क्लासिफिकेशन होगी? बॉर्डर लाइन का पता बॉर्डर है। लाइन, बॉर्डर लाइन। क्योंकि वही दोनों सबसे ज्यादा खतरनाक है, और इन दोनों में हमेशा ये निगेटिव आता है। दूसरे नॉन लेप्रोसी के केसेस में भी ये पॉजिटिव आ सकता है। और हमने पढ़ा था बीसीजी का वैक्सीनेशन जो है वो निगेटिव से पॉजिटिव में इसको चेंज कर सकता है। तो एज ए डायग्नोस्टिक टूल इसको नहीं यूज करते। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी पेशेंट की देखने के लिए यहाँ पे यूज होता है, केस की प्रोग्नोसिस के लिए कि इसका आउटकम क्या होगा, या फिर जो लेप्रोसी की क्लासिफिकेशन है इसमें मदद देता है। कैसे दिया यहाँ पे देख लीजिए, लेप्रोमेटस और नॉन लेप्रोमेटस यानी बॉर्डर लाइन, इन दोनों में इसको नेगेटिव आना ही आना है। यानी इसके अलावा जो तीन है उसमें ये पॉजिटिव आ सकता है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि ये दोनों केस तो नहीं है, है ना। अगर पॉजिटिव आ रहा है लेप्रोमेटस, तो एक चीज तो कंफर्म हो गई कि लेप्रोमेटस और नॉन लेप्रोमेटस केस नहीं है ये, क्योंकि उसमें निगेटिव आना था इसका। तो इसीलिए ये थोड़ा सा क्लासिफिकेशन के बारे में भी ये बता जाता है लेप्रोमेंटेशन। अब कुछ डिफिनीशन है जो बार बार हम लोग देखते रहते हैं। पॉसिबल लेप्रोसी किसको कहते हैं? 1 to 5 स्किन लीजन है, या कोई एक नर्व का इन्वॉल्वमेंट है, या फिर एक चीज और बताइए, अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, बैक्टीरियल इंडेक्स कितना होना चाहिए? लेस देन 2। लेस देन 2 होना चाहिए। ये पॉसिबल लेप्रोसी की क्लासिफिकेशन। मल्टी बैसिलरी में 6 और मोर स्किन लीजन है, एक से ज्यादा नर्व का इन्वॉल्वमेंट हो, या बैक्टीरियल इंडेक्स उसका जो होना चाहिए मोर देन 2 होना चाहिए। अब एडिक्वेट ट्रीटमेंट, एडिक्वेट ट्रीटमेंट का मतलब क्या है कि पेशेंट जो है वो सफिशिएंटली ट्रीटेड है, रेजिस्टेंस का खतरा आगे नहीं बनेगा, तो उसको कहते हैं एडिक्वेट ट्रीटमेंट। पेशेंट हैज रिसीव 6 मंथ ऑफ थेरेपी इन 9 मंथ। अगर 9 मंथ का, सॉरी, 6 मंथ की थेरेपी जो चलती है वो पॉसिबैसिलर लेप्रोसी में चलती है, तो 6 महीने की थेरेपी अगर उसने 9 महीने में भी कंप्लीट कर ली, तो वो एडिक्वेटली ट्रीटेड है फॉर पॉसिबैसिलर लेप्रोसी। और 12 मंथ की थेरेपी होती है मल्टी बैसिलरी में, और उसको उसने अगर विद इन 18 मंथ भी उसको कंप्लीट कर लिया उस थेरेपी को, तो वो एडिक्वेटली ट्रीटेड है। मल्टी बैसिलरी के लिए जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो ये है कि 12 महीने तक कंटिन्यूअस उसको थेरेपी मिलनी चाहिए। अब आइए रेगुलर ट्रीटमेंट। यहाँ पे एक टर्म आएगा, यहाँ पे आ गया, आगे आता एमडीटी, मल्टी ड्रग थेरेपी। पहली बार जब मुझे ये क्वेश्चन मिला था कि मल्टी ड्रग थेरेपी किस डिजीज में यूज करते हैं, तो आंख बंद करके मैंने ट्यूबरकुलोसिस में लगाया था, क्योंकि हमें यहाँ तक 4-5 दवाएं उसमें दी जाती। लेकिन बाद में पता चला कि वो सब एक ही ग्रुप की हैं। मल्टी ड्रग का मतलब अलग अलग ग्रुप्स की जो चलती हैं। तो मल्टी ड्रग थेरेपी जो यूज होती है वो सिर्फ और सिर्फ लेप्रोसी के लिए ही है। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कभी कभी, मल्टी ड्रग थेरेपी की डिजीज में यूज करते हैं, तो फॉर लेप्रोसी। रेगुलर ट्रीटमेंट यानी रिसीव्ड एमडीटी, वही मल्टी ड्रग थेरेपी फॉर 2/3 ऑफ द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द थेरेपी, रेगुलर ट्रीटमेंट कहते हैं। अगर 6 मंथ ड्यूरेशन है थेरेपी का, तो कम से कम 2/3 उसका आएगा 4 मंथ, या अगर 12 मंथ ड्यूरेशन है तो 8 मंथ। इतने महीने तक अगर उसने थेरेपी ले ली है, एमडीटी ले ली है, तो वो रेगुलरली उसका ट्रीटमेंट चला है, दैट मीन ये रेगुलर ट्रीटमेंट की डिफिनेशन है। ये नेशनल लेप्रोसी एडिकेशन प्रोग्राम में ये सब डिफिनेशंस हैं। केस किसको कहते हैं? क्लिनिकल साइन ऑफ लेप्रोसी अगर मिल रही है। क्लिनिकल साइन क्या है? नर्व का इन्वॉल्वमेंट, सेकेंड नर्व आपको मिल रही है, थिकन नर्व मिल रही है, पैचेस आपको मिल रहे हैं, वहां पे एनेस्थीसिया डेवलप हो चुका होगा। तो ये सारी चीजें जो है, अगर ये क्लिनिकल साइंस है लेप्रोसी की, ये मिल रहा है। विद और विदाउट बैक्टीरियोलॉजिकल कंफर्मेशन, बैक्टीरियोलॉजिकल कंफर्मेशन भले ना हो, लेकिन अगर क्लिनिकल साइन लेप्रोसी की मिल रही है, और जिसने अभी तक ट्रीटमेंट पूरा नहीं किया है,
उसको हम कहेंगे केस ऑफ लेप्रोसी। न्यूली डायग्नोस्ड केस, जिसने कभी पास्ट में एमडीटी ली ही नहीं है, वो न्यूली डायग्नोस्ड केस हुआ। डिफाल्टर, डिफाल्टर का मतलब जिसको एमडीटी दी जा रही थी, लेप्रोसी का केस था, उसको मल्टी ड्रग थेरेपी चल रही थी, लेकिन लगातार 12 महीने तक उसने अपना ट्रीटमेंट कलेक्ट ही नहीं किया, तो ये आ जाता है डिफाल्टर में। रिलैप्स्ड केस यानी जो दोबारा से फिर से उभर गया, तो पेशेंट जिसकी थेरेपी खत्म कर दी गई थी कि हाँ तो इसका सक्सेसफुल ट्रीटमेंट हो चुका है, उसका ट्रीटमेंट एडिक्वेट था, लेकिन बाद में फिर से वो डिजीज के साइन और सिम्टम्स उसको डेवलप होना शुरू हो गए, तो उसको हम कहते हैं रिलैप्स केस। ये सारी जो है ये डिफिनेशन है अलग अलग केसेस की। अब आइए नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम जिसको हमें पढ़ना है। पहली चीज स्टार्टिंग जो हुई थी इसकी, वो हुई थी नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम से। 1955 में ये प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हुआ था, नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम। ये स्टार्ट हुआ था 1955 में, और इसका जो मेन स्टे था डायग्नोसिस का या ट्रीटमेंट का, दैट इज अर्ली डिटेक्शन ऑफ केसेस। केसेस को जल्दी से जल्दी डिटेक्ट किया जाए और उसको ट्रीट किया जाए। ट्रीटमेंट मोडेलिटी इसमें क्या थी? डेप्सोन मोनोथेरेपी, सिर्फ डेप्सोन से इसको ट्रीट किया जाता था, सिंगल थेरेपी चलती थी, डेप्सोन सिंगल ड्रग। नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम है, 1955 में ये स्टार्ट हुआ। तो केसेस जो है वो खत्म नहीं हो रहे थे, प्रिवेलेंस डिजीज का बढ़ता ही जा रहा था, पेशेंट्स जो है वो कम नहीं हो रहे थे जब तक ये प्रोग्राम चला। तो बाद में ऐसा लगा कि ये डिजीज कभी खत्म ही नहीं हो सकती, और क्योंकि एक सोशल स्टिग्मा भी था, ये लोग जिसको लेप्रोसी हो जाते उससे दूर होते थे। तो उस वक्त की जो इंडियन गवर्नमेंट थी उसने एक पैनल बनाया एक्सपर्ट्स को, 1980 की बात है। तो उसने कहा कि आप इस पे अपनी कोई रिपोर्ट बना के दीजिए। तो उन्होंने 2 साल का टाइम दिया, 2 साल 1982 में उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिपोर्ट फिर जो प्रोग्राम लॉन्च हुआ वो लॉन्च हुआ 1983 में, नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम के अंडर में जो ट्रीटमेंट मोडेलिटी आई वो आई एमडीटी, और इसका जो टारगेट दिया गया टू इराडिकेट लेप्रोसी बाय 2000, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2000 में तो इराडिकेट तो नहीं कर पाए हम, लेकिन एलिमिनेट हम इसको कर ले गए कब? भाई लेप्रोसी एलिमिनेट हो चुकी है इंडिया से। कब एलिमिनेट हुई? 2005 में। 2005 में लेप्रोसी इंडिया से एलिमिनेट हो चुकी है, एलिमिनेट। अब जो एलिमिनेशन क्राइटेरिया रखा गया वो ये रखा गया, लेस देन 1/10,000 केसेस। ये इसका एलिमिनेशन क्राइटेरिया था जिसको 2005 में अचीव कर लिया गया। इंडिया से ये मान लिया गया कि लेप्रोसी अब एलिमिनेट हो चुकी है, 2005 में ये डिजीज एलिमिनेट हो गई। तो नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम लॉन्च हुआ 1983 में, विद मेन फोकस टू इरेडिकेट द डिजीज बाय 2000। और इसमें जो ट्रीटमेंट दिया गया, ट्रीटमेंट मोडेलिटी कह लीजिए या मेन स्टे ऑफ द ट्रीटमेंट, दैट इज मल्टी ड्रग थेरेपी, यहीं से लॉन्च की गई। मल्टी ड्रग थेरेपी यहीं से। अब मल्टी ड्रग थेरेपी में है क्या क्या, ये भी तो जानना है। रिफाम्पिसिन, क्लोफाजिमीन एंड डेप्सोन, ये 3 ड्रग हैं, अलग अलग ग्रुप्स की हैं जो वर्क करती हैं। रिफाम्पिसिन बैक्टीरिसाइडल है, जो 99.9% ऑर्गेनिज्म को किल कर देती है, 600 मिलीग्राम रोज में इसको देते हैं। क्लोफाजिमीन है, बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग है ना, डेली इसको एडमिनिस्टर करते हैं। एंड डेप्सोन, डेप्सोन क्या है? स्टेरॉइड है ना, अप टू 100 मिलीग्राम तक इसको सेफ माना गया डेप्सोन को। तो ये 3 ड्रग है जो मल्टी ड्रग थेरेपी का कंपोनेंट बनी, और ये जो आई किसमें आई? नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम में। ठीक, ये 3 ड्रग थी। अब स्किन लीजन है, कभी कभी ये होता था कि सिर्फ एक सिंगल स्किन लीजन मिलता था पेशेंट को, कोई नर्व इन्वॉल्वमेंट नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक स्किन लीजन, सिंगल स्किन लीजन। तो उसका ट्रीटमेंट लेप्रोसी में किस तरीके से किया जाता था? सिंगल स्किन लीजन का, तो पहले जो इसका ट्रीटमेंट होता था उसको हम कहते थे रोम थेरेपी। कभी कभी हो सकता है कोई आपसे पूछ ले, पुराना आदमी हो उसे ये याद हो कि रोम थेरेपी किसमें यूज की जाती है। रोम थेरेपी, अब ये जो रोम थेरेपी, ROM थेरेपी जो है, ये बेसिकली 3 ड्रग का वो है, शुरू कर कर लीजिए कि निमोनिक्स है। इसमें जो R से आती है रिफाम्पिसिन, R से रिफाम्पिसिन, O से एक अच्छी एंटीबायोटिक जो आप लोगों को याद हो, Aflatoxin. आफ्लॉक्सेसिन ना, और M से मिनोसाइक्लिन, M से मिनोसाइक्लिन। रिफाम्पिसिन की जो डोज होती है यूजुअल डोज 600 मिलीग्राम है,
ऑफ्लॉक्सेसिन 400 मिलीग्राम में, और मिनोसाइक्लिन जो है वो 100 मिलीग्राम में। प्रीवियसली पहले ये जो रोम थेरेपी थी ये पहले चलती थी, इसको अब अ, ना एबॉलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। अब जो चलता है, जो पॉसिबैसिलरी लेप्रोसी का जो ट्रीटमेंट है 6 मंथ का, वही सेम कोर्स जो अब सिंगल स्किन लीजन के लिए भी चलता है, याद रखिएगा इसको ना। अब जो है सिंगल स्किन लीजन के लिए करेंटली 6 मंथ ट्रीटमेंट एज पर पॉसिबैसिलरी लेप्रोसी, रिफैम्पिसिन एंड डैप्सोन 6 महीने के लिए इसको चलाते हैं कंटिन्यूअस। सिंगल स्किन लीजन है तब भी उसको मान लेते हैं कि ये पॉसिबल लेप्रोसी है, ऐसे इसको ट्रीट कर। प्रीवियसली जो है वो रोम थेरेपी चलती थी, रिफाम्पिसिन, अफ्लोक्सेसिन एंड मिनोसाइक्लिन से, अब वो नहीं चलती है। ये हो गया। अब एक चीज आती है जिसको हम कहते हैं लेप्रा रिएक्शन। लेप्रा रिएक्शन जो लेप्रोसी के पेशेंट्स में कभी कभी देखा जाता है। और ये जो लेप्रा रिएक्शंस होते हैं ये एक जो है ना एक इन्फ्लामेटरी साइन है, एक तरीके का ये इन्फ्लेमेशन है। कहीं पे भी हो सकता है, कोई स्किन का पैच है, नर्व है, आंख है, या कुछ इंटरनल ऑर्गन, वहां पे भी देखने को मिल सकता था। लेप्रा रिएक्शन की खास बात क्या है, ये थ्रू आउट द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट, या जब तक डिजीज है या कोर्स खत्म हो गया, एडिक्वेटली ट्रीटेड पेशेंट है, उसमें भी ये डेवलप हो सकता है, लेप्रा रिएक्शन। एन इन्फ्लेमेशन दैट कैन अफेक्ट स्किन पैचेस, नर्व, आईज एंड इन फ्यू केसेस इंटरनल इंटरनल ऑर्गन, है ना। अब ये कब हो सकते हैं, डायग्नोसिस से पहले भी आपको मिल सकता है, एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस आपको एक आध जगह कहीं पे इन्फ्लामेटरी चेंजेस भी मिल सकते हैं स्किन पैच में, या कोई नर्व हो बहुत ज्यादा इन्फ्लेम्ड हो, वहां पे नोड्यूल बन चुका हो ऑलरेडी, या ड्यूरिंग ट्रीटमेंट जो है वो लेप्रा रिएक्शन मिल सकता है ना। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट भी आपको लेप्रा रिएक्शन मिल सकता है, या आफ्टर ट्रीटमेंट यानी ट्रीटमेंट खत्म हो गया तो भी आपको देखने को मिल सकता है ये रिएक्शन। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, आफ्टर ट्रीटमेंट खत्म हो चुका तब भी, कभी भी ये आपको देखने को दो तरीके का होता है, टाइप 1 लेप्रा रिएक्शन एंड टाइप 2 लेप्रा रिएक्शन। टाइप 1 जिसको हम कहते हैं रिवर्सल रिएक्शन, टाइप 1 लेप्रा रिएक्शन को हम कहते हैं रिवर्सल, एंड टाइप 2 लेप्रा रिएक्शन को हम कहते हैं ईएनएल, एरिथेमा नोडोसम लेप्रोसम। ठीक, ये दो तरीके के लेप्रा के रिएक्शन होते हैं। किसमें कॉमन होता है, बॉर्डर लाइन लेप्रोसी में कॉमन होता है टाइप 1 लेप्रा रिएक्शन, एंड लेप्रोमेटस एंड बॉर्डर लाइन, दोनों में ये दिया गया कि ये ईएनएल जो है ये ज्यादा कॉमन होता है। ठीक, होता क्या है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, स्किन लीजन कैसा होगा, बहुत ज्यादा रेड होगा, स्वेलिंग वहां पे पाई जाएगी, पेनफुल एंड टेंडर, नर्व जो होंगी वो भी स्वेल कर जाएंगी, वहां पे भी आंत तक जो है वो टेंडर होंगी ना। नर्व डैमेज की साइन आपको मिलेगी। नर्व डैमेज की साइन क्या है, या तो एनेस्थीसिया या हाइपर, यही तो है नर्व डैमेज की साइन। फीवर एंड मैलेज है, हैंड एंड फीट जहाँ पे नर्व की सप्लाई है वो एकदम स्वेल कर जाएंगे, और न्यू स्किन लीजन इसमें नहीं पाए जाएंगे, नए स्किन लीजन यहाँ पे नहीं मिलेंगे। अगर किसी को रिवर्सल रिएक्शन है, टाइप 1 लेप्रा रिएक्शन है, तो वहां पे ये सारी चीजें तो मिलेंगी, लेकिन अलग से फिर बाद में आप देखें कि नया कोई स्किन लीजन और निकल के आ रहा है वो नहीं मिलेगा। नया स्किन लीजन यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिल सकता है न्यू स्किन लीजन टाइप 2 लेप्रा रिएक्शन में, लेकिन टाइप 1 लेप्रा रिएक्शन में जो ऑलरेडी है वही रहेगा। अब यहाँ पे क्या है, टेंडर रेडिश एंड ट्रांजिएंट स्किन नोड्यूल्स, यहाँ पे नोड्यूल बन जाता है। ये बेसिक फर्क क्या है, टाइप 1 और टाइप 2 में जो डिफरेंस है वो यही है कि एक जगह स्किन लीजन रहेगा टाइप 1 में, टाइप 2 में नोड्यूल बन जाएगा ना। अकेजनली पेनफुल एंड स्वेलन नर्व भी आपको देखने को मिल सकते हैं, फीवर, जॉइंट पेन, मैलेज, आई का इन्वॉल्वमेंट जो है वो टाइप 2 में होता है, टाइप 1 में नहीं होता है। ये दोनों के बीच का डिफरेंस। अब इसको ट्रीट कैसे करेंगे, इसको ट्रीट कैसे करते हैं लेप्रा रिएक्शन का, अगर मान लीजिए टाइप 1 है, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए स्ट्राइड को यूज किया जाता है। स्ट्राइड्स में सबसे कॉमनली जो यूज होती हैं प्रेडनिसोलोन। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रेडनिसोलोन ही आप मिथाइल प्रेडनिसोलोन यूज कर लीजिए, कोई नहीं रोक रहा है। तो टाइप 1 में स्ट्राइड्स को यूज करना है। टाइप 2 में, अब टाइप 2 को फर्दर कैटेगराइज किया जाएगा। टाइप 2 के लिए, टाइप 2 जो ईएनएल रिएक्शन जो है, एरिथेमा नोडोसम लेप्रोसम, यहाँ पे जो है नोड्यूल्स बन जाता है ना, सॉरी, ईएनएल टाइप 2 रिएक्शंस है। अब माइल्ड सीवियर, ये दो तरीके से इनको हमने निकाल दिया, एक तो माइल्ड केस दे दिया, एक सीवियरिटी के बेस पे कि ये सीवियर केस है। माइल्ड केसेस में एनाल्जेसिक्स और एंटीपायरेटिक्स देंगे, है ना। फीवर है, जॉइंट पेन है, मैलेज है, टेंडरनेस मिल रही है, तो यहाँ पे एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक्स दीजिए।
एंटीपायरेटिक बहुत सीवियर केस है, सीवियर केस है। तो सीवियरिटी में फिर स्टेरॉइड को यूज करते हैं इन्फ्लेमेटरी कंडीशन को सबसाइड करने के लिए। ठीक, स्टेरॉइड्स का यूज कर देंगे सीवियर केसेस में। अब अगर जब आप स्टेरॉइड को एक चीज याद रखिएगा, जनरल रूल है, अगर प्रैक्टिस में भी हम हैं तब भी, कि स्टेरॉइड को कभी भी हायर डोज से नहीं शुरू करते। डोज हमेशा जो वो धीरे धीरे बढ़ाई जाती है, और फिर उसी सीक्वेंस में उसको टेपर भी किया, कभी भी उसको एब्रप्टली हम विड्रॉ नहीं करते, वरना विड्रॉल सिम्टम डेवलप हो जाते हैं। स्टेरॉइड का ये रूल है, लोवेस्ट पॉसिबल डोज से शुरू करते हैं, डोज बढ़ाते रहते हैं, फिर वैसे ही उसको टेपर भी किया जाता है। तो जब स्टेरॉइड को हम विड्रॉ करेंगे ड्यूरिंग स्टेरॉइड विड्रॉल, तो अब जब इसको हम यहाँ से हटाएंगे तो एक दूसरी ड्रग ऐड कर देते हैं, क्लोफाजिमीन। क्लोफाजिमीन दे देंगे ड्यूरिंग स्टेरॉइड विड्रॉल। तो ये लेप्रा 1 और लेप्रा 2 रिएक्शन इसका ट्रीटमेंट था। अब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जो नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम में था, है ना, फिर बाद में वो एलिमिनेशन प्रोग्राम भी बन गया। तो उसके अंदर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी बने। क्या क्या चीजें थी? एक तो था सर्वे एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर, सेट जिसको कहा जाता है, सर्वे एजुकेशन एंड ट्रीटमेंट सेंटर, सॉरी, सर्वे एजुकेशन एंड ट्रीटमेंट सेंटर। अब एक सेट सेंटर जो होता था वो 20 से 25 हजार पॉपुलेशन के लिए उसको बनाया गया, सेट सेंटर यानी सर्वे एजुकेशन एंड ट्रीटमेंट सेंटर। दूसरा था अर्बन लेप्रोसी सेंटर। अर्बन लेप्रोसी सेंटर 50 हजार पॉपुलेशन के लिए एक थी, अर्बन लेप्रोसी ट्रीटमेंट। इसके अलावा लेप्रोसी कंट्रोल यूनिट, एक ये हायर, थोड़ा सा हायरकी में चले तो ये और ज्यादा लोगों को कैटर कर रही थी। कितने पे? 4 to 5 लाख पॉपुलेशन पे एक लेप्रोसी कंट्रोल यूनिट बनाई। ये इंफ्रास्ट्रक्चर था अंडर नेशनल लेप्रोसी एलिमिनेशन प्रोग्राम में। ठीक, तो अब ये चीजें हो गई। सेट सेंटर कितना है? 20 से 25 हजार पे एक सेट सेंटर था, और इसी पे क्वेश्चन भी बनता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल है, 2 4 लाइन की। सेट सेंटर जो है वो रूरल एरिया में किससे अटैच होता था? पीएचसी से, प्राइमरी हेल्थ सेंटर से। इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसके हाथ में होता था? जो पीएचसी के जिस जो एडमिनिस्टर करता था वही इसको भी एडमिनिस्टर करता है, मेडिकल ऑफिसर। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसके हाथ में है? मेडिकल ऑफिसर के हाथ में है। पॉपुलेशन कितनी कैटर कर रहा है? 20 से 25 हजार की पॉपुलेशन थी। स्टाफ क्या होता था इसमें? एक पैरामेडिकल वर्कर होता था। सेट सेंटर पे ये होते थे। फंक्शन क्या होगा इसका? फंक्शन क्या होगा? एक तो हाउस टू हाउस सर्वे करना है ना, लोगों को जागरूक करना है, लेप्रोसी के बारे में बताना है, जितने भी केसेस हैं उनका फ्री ट्रीटमेंट होता है। जो ये प्रोग्राम चलाता है, जो एमडीटी है, ये फ्री ऑफ कास्ट दी जाती है। और इसके अलावा अगर कोई केस मिल गया तो उसकी कांटेक्ट ट्रेसिंग, और फिर उन कांटेक्ट्स की कीमो प्रोफाइलेक्सिस करते थे विथ डैप्सोन। अब बताइए, ये जो कांटेक्ट ट्रेसिंग है और ये जो कीमो प्रोफाइलेक्सिस आप कर रहे हैं डैप्सोन से, किस लेवल के प्रिवेंशन में ये आएगा? डैप्सोन का कीमो प्रोफाइलेक्सिस प्रीमोड प्रीमोडी प्राइमोर्डियल क्यों आएगा? प्राइमरी आप याद रखिए, जहां पे प्रोफाइलेक्सिस वर्ड यूज हो गया वो प्राइमरी है, पी से Primary. प्राइमरी, है ना, पी से प्राइमरी, पी से प्रोफाइलेक्सिस। और जहां पे स्क्रीनिंग वर्ड है वो सेकेंडरी है, एस से सेकेंडरी, एस से स्क्रीनिंग। ये दो टर्म कभी नहीं भूलना चाहिए। और यार, अगर आप लोगों को एग्जाम में ये गलत हुआ तो समझ लीजिए कि फिर किसी लायक नहीं है, बहुत बार बताया जा चुका है। तो कांटेक्ट ट्रेसिंग ऑन देयर कीमो प्रोफाइलेक्सिस विद डेप्सोन, तो ये इसका जो है फंक्शन था सेट सेंटर का। इसमें कुछ चीजें और आई, कुछ चीजें ऐड की गई, लाइक सिंप्लीफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम, एसआईएस। तो बहुत ज्यादा इसकी इम्पोर्टेंस नहीं है। ये बेसिकली जो था ना, जो नेशनल लेप्रोसी रेडिकेशन प्रोग्राम था, इसी के काम को मॉनिटर करने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए इसको इस्टेब्लिश किया गया। मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम essential फॉर द मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम। इसी के काम को सिर्फ क्या करना था? मॉनिटर करने के लिए एक काम और बढ़ाया गया, एक और सेटअप लाया गया, सिंप्लीफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इसके कुछ इंडिकेटर्स थे। 2002 में इसको स्टार्ट किया गया था, स्टार्टेड इन 2002। फंक्शन क्या, इंडिकेटर्स क्या है एसआईएस के? देखिएगा, बहुत सारे हैं, याद रखने की जरूरत नहीं। प्रीवैलेंस लेप्रोसी का कितना है, उसका रेट क्या है, नया केस किस रेट से डिटेक्ट हो रहा है, नए केसेस में चाइल्डहुड प्रोपोर्शन कितनी है। अगर देखिए, अगर किसी कम्युनिटी में बच्चों में बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं लेप्रोसी के, तो वहां पे मान लीजिए कि लेप्रोसी जो है वो बहुत एक्टिव है, डिजीज जो है कंटिन्यूअसली स्प्रेड कर रही है।
तो इसलिए बच्चों का प्रोपोर्शन अलग से जानना जरूरी होता है ना। और नए केसेस में कितने लोगों को डिफॉर्मिटी, नर्व डैमेज हो गई, उससे डिफॉर्मिटी डेवलप हो रही है। मल्टी बैचलरी केसेस कितने हैं, उसमें फीमेल प्रोपोर्शन कितना है नए केसेस में ना। इसके अलावा एससी और एसटी में अलग से नए केसेस कितने आ रहे हैं, उसको भी देखना है ना। पेशेंट्स मंथ ब्लिस्टर कैलेंडर पैक, अब ये चीज जो ये ब्लिस्टर कैलेंडर पैक जो ये एमडीटी है, ये ब्लिस्टर पैक में आती है एमडीटी है ना। कितना स्टॉक यूज हो रहा है, कितना पहुंच रहा है, ये सारी चीजें जो है ये इसके इंडिकेटर से, किसके, सिंप्लीफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम या एसआईएस के। बहुत ज्यादा नहीं बचा है, बस थोड़ा सा और देखिएगा। ये 2002 में ये स्टार्ट हुआ था, ये इसके इंडिकेटर्स थे। अब आइए, एक चीज थी फोकस्ड लेप्रोसी एलिमिनेशन प्लान, 2005 में ये लाया गया, फोकस्ड लेप्रोसी एलिमिनेशन प्रोग्राम। अब इसका जो प्रायोरिटी एरियाज था क्या था, ऐसे एरियाज जहां पे केसेस मोर देन 3 पर 10,000 है, जहां पे केसेस का प्रिवेलेंस कितना है, मोर देन 3 पर 10,000 है, 10,000 पे अगर 3 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं, वहां पे पाए जा रहे हैं, तो उनको वो प्रायोरिटी एरियाज थे किसके, फोकस्ड लेप्रोसी एलिमिनेशन प्लान 2005 के ना। अब इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ ज्यादातर जो अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया, ब्लॉक लेप्रोसी अवेयरनेस कैंपेन, एक एक हफ्ते का ब्लॉक लेवल पे चलाया जाता था, जो वही लोगों को जागरूक करने के लिए, बताने के लिए लेप्रोसी के बारे में, क्या होती है, कैसे बचना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, दिस एंड दैट। अब आइए एकम्पनीड एमडीटी, ये बहुत जरूरी है। एकम्पनीड एमडीटी किसको कहते हैं, एकम्पनीड एमडीटी, अगर कोई पर्सन है, कोई पेशेंट है जिसको लेप्रोसी डायग्नोस हो गई, उसको ट्रीटमेंट लेना है, लेकिन किसी वजह से वो वहां पे नहीं पहुंच पा रहा है, कोई उसका दूसरा काम है, किसी वजह से वो कहीं और गया था, वहीं पे फंस गया, नहीं आ पा रहा है, तो ऑन द बिहाफ ऑफ दैट पेशेंट, उसके फैमिली का कोई रिस्पॉन्सिबल आदमी या गांव का कोई रिस्पॉन्सिबल आदमी जाके उसकी ड्रग को कलेक्ट कर सकता है, इसी को कहा गया कंपनी एमडीटी। इफ ए पेशेंट इज अनेबल टू कम टू कलेक्ट हिज एमडीटी फ्रॉम क्लिनिक, कोई भी रिस्पॉन्सिबल आदमी, चाहे उसकी फैमिली का कोई आदमी हो या गांव का हो कोई, वो जाके ऑन द बिहाफ ऑफ दैट पेशेंट उसकी ड्रग को वो कलेक्ट कर सकता है। उसका कार्ड बनता है इन लोगों का, तो कार्ड दिखा के वो कलेक्ट कर सकता है, इसी को कहा गया एकम्पनीड एमडीटी ना। अब किस लिए ये बनाया गया, क्यों, ताकि जो पेशेंट है ना, इनका ट्रीटमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाए, छूटे ना, कंप्लीट जो हो जाए, पेशेंट बीच में अपना ट्रीटमेंट ना छोड़े, क्योंकि फिर उससे जो है वो रेजिस्टेंट केस डेवलप होने के ज्यादा चांसेस होते थे। और इरेगुलर पेशेंट्स के लिए बहुत यूजफुल था, जो नहीं जा पा रहे थे, उनके घर का कोई गया, गांव का गया, तो उसके लिए आसानी होती थी। इसके अलावा कंप्लीट एमडीटी में एक चीज और थी, पेशेंट को एक चॉइस दी जाती थी। पेशेंट को पहले खूब समझा दिया जाता था अच्छे से, देखो भाई ये बीमारी है, इसका आगे चल के ये इसके आउटकम होंगे, अगर तुम दवा नहीं खाओगे तो ये परेशानियां तुम्हें उठानी पड़ेंगी। अब वो जब समझ गया, पूरी उसकी हमने काउंसलिंग कर दी, तो उसको फिर एक और रास्ता बताया जा सकता है, और वो ये था कि जितना पूरा कोर्स है वो 6 महीने का है कि 12 महीने का है, वो एक ही बार में उसको दिया जा सकता है, आफ्टर प्रॉपर काउंसलिंग। ये भी एकम्पनीड एमडीटी का एक पार्ट है। अब कुछ एपिडेमियोलॉजिकल इंडिकेटर्स, दो ही होते हैं आमतौर से, जो किसी भी प्रोग्राम के इफेक्टिवनेस को देखने के लिए जो इंडिकेटर यूज किए जाते हैं, सबसे बेस्ट इंडिकेटर जो होते हैं, इंसिडेंस एंड प्रिवेलेंस। इंसिडेंस एंड प्रिवेलेंस, अगर मान लीजिए कोई प्रोग्राम चल रहा है, आप यही एमडीटी ले लीजिए, एमडीटी अगर हम किसी को ट्रीट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि नंबर ऑफ न्यू केसेस वो कम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, होने चाहिए। नंबर ऑफ न्यू केसेस जो है वो कम होने चाहिए, यानी डिजीज का इंसिडेंस जो है वो कम होगा, तभी तो हम कहेंगे हमारा प्रोग्राम इफेक्टिव है, हम दवा दे रहे हैं वो काम कर रही है ना। तो ये जो इफेक्टिवनेस दो ही चीजों से आती है। सॉरी, ये इंसिडेंस था ना, इंसिडेंस मोस्ट सेंसिटिव इंडेक्स ऑफ ट्रांसमिशन, डिजीज के ट्रांसमिशन के लिए सबसे सेंसिटिव इंडेक्स जो है वो इंसिडेंस ऑफ लेप्रोसी, इंसिडेंस ऑफ लेप्रोसी। क्यों, अगर डिजीज ट्रांसमिट हो रही है, डिजीज एक्टिव है, पेशेंट्स पाए जा रहे हैं, वो ट्रीट नहीं हो रहे हैं ढंग से, तो डिजीज दूसरों को ट्रांसमिट होगी, तो नंबर ऑफ न्यू केसेस बढ़ेंगे। नंबर ऑफ न्यू केसेस का मतलब क्या है, इंसिडेंस है। नंबर ऑफ न्यू केसेस का मतलब क्या है, इंसिडेंस है ना। तो मोस्ट सेंसिटिव इंडेक्स ऑफ ट्रांसमिशन इज इंसिडेंस, इंसिडेंस ऑफ लेप्रोसी, एंड दिस इज ओनली इंडेक्स फॉर मेजरिंग इफेक्टिवनेस ऑफ ए मेथड। इफेक्टिवनेस ऑफ ए मेथड टेकन, दैट मींस कि आप एमडीटी दे रहे हैं, अगर ये इफेक्टिव नहीं है, यानी वो ट्रीट नहीं कर पा रही है, पेशेंट जो है वो सही नहीं हो रहा है, तो दूसरों को डिजीज ट्रांसमिट करता रहेगा, नए केसेस आते रहेंगे, इंसिडेंस बढ़ता रहेगा। बात समझ में आ रही है ना।
तो इंसिडेंस इज द मोस्ट सेंसिटिव इंडेक्स ऑफ ट्रांसमिशन एंड ओनली इंडेक्स फॉर मेजरिंग इफेक्टिवनेस ऑफ मेजर टेकन। सेकंड चीज जो आती है प्रीवैलेंस। प्रीवैलेंस में देखिए न्यू और ओल्ड केसेस दोनों आते हैं, न्यू और ओल्ड केसेस दोनों आते हैं प्रीवैलेंस की डिफिनेशन में। तो प्रीवैलेंस अगर हम देख रहे हैं तो यानी मेजर ऑफ केस लोड, उस एंटायर कम्युनिटी पे, उस एरिया में नंबर ऑफ पेशेंट कितने हैं, चाहे वो नए हो या पुराने हो, ये चीज बताता है क्या, प्रिवेलेंस। अब अगर आपका आपने जो प्रोग्राम चल रहा है वो सही है, इफेक्टिव है, उसकी जो हम थेरेपी कर रहे हैं, जो मेजर्स हमने लिए हैं वो इफेक्टिव है, तो प्रिवेलेंस घटना चाहिए। अगर 6 महीने का कोर्स है और 6 महीने उसने दवा खाई और वो क्योर हो गया, तो एक केस खत्म हुआ ना, तो जो प्रिवेलेंस है वो कम होगा कि नहीं होगा। तो नंबर ऑफ केसेस जो है अगर वो रिड्यूस होना शुरू हो जाए तो दैट मीन्स कि आपका जो मेजर था वो सही है। प्रिवेलेंस भी घटना चाहिए ना। इस मेजर ऑफ केस लोड, किसी भी कम्युनिटी में केस कितना है इस पर्टिकुलर डिजीज का, उसको देखने के लिए प्रिवेलेंस से निकाला जाता है उस डिजीज का। अब इसका काम क्या, इज यूजफुल इन प्लानिंग ट्रीटमेंट सर्विसेज। क्यों, ट्रीटमेंट सर्विसेज को उसी हिसाब से हम प्लान करेंगे ना कि हमको जो केस लोड है उसको कम करना है, एडिक्वेट ट्रीटमेंट हमें देना है। ये नहीं कि चलो भाई 20 दिन खा लो हो गया काम, नहीं, कितने दिन खाना है कि उसका जो वो फुल्ली ट्रीटेड हो जाए, एडिक्वेटली ट्रीटेड हो जाए। तो ये चीज जो ट्रीटमेंट सर्विसेज है उनको प्लान करने के लिए प्रिवेलेंस का जानना जरूरी है, यानी न्यू और ओल्ड केसेस कितने हैं उस कम्युनिटी में, उसी हिसाब से हम अपने ट्रीटमेंट को मॉडिफाई करते रहते हैं। तो ये दो चीजें हैं, इसमें इंसिडेंस जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक लास्ट होगा, इसके बीच का बेसिक डिफरेंस है ना, पॉसिबैसिलरी लेप्रोसी एंड मल्टी बैसिलरी लेप्रोसी। तो बैक्टीरियल इंडेक्स के हिसाब से अगर हम इसको देखें तो लेस देन 2 है तो वो पॉसिबैसिलरी है। एक नर्व का, सिंगल नर्व का इन्वॉल्वमेंट है, 1 नर्व ना, सिंगल नर्व का इन्वॉल्वमेंट है तो पॉसिबैसिलरी लेप्रोसी है। या फिर स्किन लीजन कितने होने चाहिए, 1 to 5, ये हो गए पर। अब बैक्टीरियल इंडेक्स अगर मोर देन 2 है तो मल्टी बैसिलरी, मोर देन 1 नर्व का इन्वॉल्वमेंट अगर है तो वो मल्टी बैसिलरी, या मोर देन 6 स्किन लीजन है तो वो मल्टी बैसिलरी लेप्रोसी आती है। ये बेसिक क्लासिफिकेशन है। टाइप कौन कौन सी आती है, इनडिटर्मिनेट टाइप है, पॉलर, अब ये रिडले जॉपलिन क्लासिफिकेशन की हिसाब से यहाँ पे बता रहा है, इनडिटर्मिनेट, पॉलर ट्यूबरकुलाइड एंड बॉर्डर ट्यूबरकुलाइड। ये जो है ये पॉसिबैसिलरी में आती हैं। अब पोलर लेप्रोमेटस है, बॉर्डर लाइन लेप्रोमेटस है, मिड बॉर्डर लाइन है, ये सारी हैं। ये जो आती है किसमें, मल्टी बैसिलरी लेप्रोसी में। ये भले मत याद रखिएगा, इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये बेसिक क्लासिफिकेशन जो पहला, on the basis of bacterial index, on the basis of nerve involvement and on the basis of skin lesion, ये जरूर याद होना चाहिए। ये नहीं इसमें कोई वो नहीं होना चाहिए कंफ्यूजन। मल्टी ड्रग थेरेपी देख लीजिए। पॉसिबैसिलरी लेप्रोसी में जो रिफाम्पिसिन दी जाती है, वंस ए मंथ, ये जो OMS है ना, वंस ए मंथ सुपरवाइज्ड इसको कहते हैं, वंस ए मंथ सुपरवाइज्ड। रिफाम्पिसिन 600 मिलीग्राम, डेप्सोन 100 मिलीग्राम डेली बेसिस पे देते हैं। नेशनल लेप्रोसी रेडिकेशन प्रोग्राम में ये दोनों का कॉम्बिनेशन दिया जाता है। पॉसिबैसिलरी लेप्रोसी के लिए ट्रीटमेंट ड्यूरेशन कितना है, 6 मंथ, और फॉलो अप आफ्टर ट्रीटमेंट, 6 महीने के कोर्स के बाद दो फॉलो अप होता है फॉर 2 इयर्स, है ना, 2 इयर्स, 2 साल तक का फॉलो अप होता है, एनुअली होता है सालाना तौर पे, तो दो फॉलो अप बनता है इनका आफ्टर ट्रीटमेंट। मल्टीबैसिलरी लेप्रोसी में वही आपका MDT, कौन कौन सी थी, रिफेम्पिसिन, डेप्सोन एंड क्लोफाजिमिन, इसको दिया। और ट्रीटमेंट ड्यूरेशन कितना है, 12 मंथ का, 12 महीने का ट्रीटमेंट ड्यूरेशन है। और आफ्टर ट्रीटमेंट जो फॉलो अप है 5 साल का फॉलो अप है एनुअली, यानी साल में एक बार, तो टोटल 5 फॉलो अप इसके बन गए ना। 5 साल का फॉलो अप है किसमें, मल्टी बैचलरी में, 2 साल का फॉलो अप है पॉसी बैचलरी लेप्रोसी में। ठीक, ये इसका बेसिक डिफरेंस था दोनों का अब तक का। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट लेप्रोसी। कौन से लेवल पे हम लेप्रोसी को एज ए पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम डिक्लेयर कर देंगे, लेवल ऑफ लेप्रोसी फॉर डिक्लेयरिंग इट एज ए पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, किस लेवल पे। अच्छा, इसको समझने के लिए एक दूसरा तरीका निकालते हैं। एलिमिनेशन लेवल क्या है लेप्रोसी का, भाई हमने एलिमिनेट किया 2005 में तो कोई लेवल बना के किया था ना। less than 1 by 10,000. less than 1 by 10,000, ये जो जीरो है इनको याद रखिएगा। 10,000 ऐसे ऑप्शन में आएगा, 1,000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000।
तो पता चला कि हम जल्दी मेरे, हमें तो याद है, हमें पता है, हमने कुछ और टिक मार दिया, 1 लाख वाला मार दिया, 1,000 वाला मार दिया, है ना? नुक्ते के हेर फेर से खुदा से जुदा हो जाता है। तो बहुत बेसिक सा ये वो होता है। गलती बहुत, ये सब कहते हैं ना, ये आम सी गलती है, ये नहीं होनी चाहिए। तो एलिमिनेशन लेवल ऑफ लेप्रोसी लेस देन 1/10,000, और जैसे ही इससे ज्यादा आएगा पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अगर तो सेम इसी को बस अपोजिट कर दीजिए, मोर देन 1/10,000, level of leprosy for declaring it as a public health problem more than 1/10,000। और एलिमिनेशन लेवल कितना है? लेस देन 1/10,000, है ना? इंडिया ने कब एलिमिनेट किया लेप्रोसी को? 2005 में, 2005 में, है ना? अब इसके बाद गोल एक सेट किया गया था, नेशनल हेल्थ पॉलिसी, जो 2002 में बनी थी। 2002 में एक नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनी थी। उसमें लेप्रोसी के लिए जो गोल दिया गया था वो ये गया था कि हमें इसको एलिमिनेट करना है कब? 2005 तक एलिमिनेट कर देना है, एलिमिनेशन बाय 2005। और हमने एलिमिनेट कर भी दिया, किस क्राइटेरिया पे? यही क्राइटेरिया, लेस देन 1/10,000, इस पे हमने एलिमिनेट कर दिया 2005 में। अब लेप्रोसी क्या है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमोरल इम्यूनिटी दोनों बताती है, पहले ही बता चुका हूँ। ओल्डेस्ट नोन डिजीज टू मैनकाइंड, ये लेप्रोसी ही है। लेप्रोसी इज द ओल्डेस्ट नोन डिजीज टू मैनकाइंड। हैंसेंस डिजीज किसे कहते हैं? लेप्रोसी को कहते हैं। सोशल डिजीज किसे कहते हैं? लेप्रोसी को कहते हैं। ठीक, अब आइए, नेशनल लेप्रोसी रेडिकेशन प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था? 1983। 1983। मल्टी बैसिलर लेप्रोसी का ट्रीटमेंट ड्यूरेशन कितना है? 12 month and up to 18 months। हाँ, अप टू 18 मंथ अगर वो कोई ले रहा है तो एडिक्वेटली ट्रीटेड हो गया। 12 मंथ का इसका जो है वो ट्रीटमेंट ड्यूरेशन है। फॉलो अप, Annually till 5 years। हाँ, एनुअली टिल 5 इयर्स तक। ठीक, बैक्टीरियल इंडेक्स अगर मोर देन 2 है तो ये मल्टी बैसिलरी हो जाता है। सिंगल स्किन लीजन का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? Same as possibacillary। सेम एज पॉसिबल, क्या क्या देते हैं? रिफैम्पिसिन है? Processing, minocycline, नहीं, वो तो रोम थेरेपी थी जो पहले यूज होती थी। अब जो है, जो पॉसिबैसिलरी का ट्रीटमेंट Dapsone, है ना, डेप्सोन, सिर्फ डेप्सोन देते हैं और रिफैम्पिसिन देते हैं 6 मंथ के लिए। पॉसिबैसिल लेप्रोसी में फॉलोअप जो होता है वो एनुअली 2 इयर्स का होता है। और ये जो सेट सेंटर है कितनी पॉपुलेशन को कवर करता है? 20 to 25,000। 20 to 25,000। ठीक है, बस बस इतना ही यार।